बहुत बड़ा लेंदी पेपर बनाया गया है और इसको पेपर को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको प्रैक्टिस करनी होगी, अन्यथा आपसे पेपर छूट जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करती रहनी होगी ताकि आप एग्जाम अच्छे तरीके से दे पाए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्ट एग्जाम में लिख दूंगा तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपका पेपर छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि लेंदी पेपर बनाया गया है। पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, पेपर बहुत ईजी आ रहे हैं और इसी तरह के पेपर आपको देखने को एग्जाम में मिलने वाले हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए में एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, उसके बाद में हम जो बड़े क्वेश्चन है उनको भी करेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न जो पूछा गया है, यहाँ बोल रहा है 12 और 15 का लसपा और मसपा क्या होगा, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है 12 और 15 का, 12 एंड 15 का। सबसे पहले हम लसपा यानी कि एलसीएम जो है निकाल लेते हैं। तो आप सभी को पता है एलसीएम निकालने को आपको सभी ने स्टार्टिंग में सीखा है कि कैसे निकालते हैं। तो हम सीधा सीधा 12 और 15 ले लेते हैं। हमें ऑप्शन टिक करना है, इसमें निकालने का इशू नहीं है, लेकिन हमें निकालना आएगा तभी जाके हम ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि किससे जाएगा। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं 12 और 15 है जो 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब इसके आगे ये दूसरे किसी से भी नहीं जाएगा, 2 से जाएगा फिर 5 से जाएगा, अलग अलग बार बार नहीं देते हैं। तो यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रहा है 3 इंटू 4 इंटू 5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 गुना 4 हो गया 12 और 12 पंजे 60। तो 60 तो हमारे पास में एलसीएम आ गया, इसका लसपा आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है उसको देखिए। इसमें आपको एचसीएफ भी निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे यानी कि मसपा निकालेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको अलग अलग जो है ले लेते हैं। तो सबसे पहले 12 को लेते हैं तो 12 लिखिए, और एक बार हम 15 को ले लेंगे तो 15 लिखते हैं। पहले 12 को सॉल्व करते हैं, 2 से चला जाएगा, 2 चिक 12, ठीक है। फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 3 6। अब इससे आगे नहीं जाएगा तो हमारे पास इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। और यहाँ पर अगर मैं 15 को करूँ तो ये जाएगा 3 से, 3 पंजे 15, और इसके बाद ये नहीं जाएगा तो हमारे पास इसके फैक्टर हो गए 3 इंटू 5। अब हमारा जो एचसीएफ होता है यानी कि मसपा जो होता है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में से लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो इसमें कॉमन नहीं आया। यहाँ पे 3 है और इसमें 3 है, तो हमारे पास यहाँ से 3 मिल रहा है और यहाँ से 3 मिल रहा है, यानी कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे को दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास एचसीएफ जो मिल रहा है वो 3 मिल रहा है। तो अब हमारे पास हमको पता चल गया कि एलसीएम जो है 60 है, एचसीएफ 3 है, तो 60 और 3 जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा सही होगा। तो यहाँ पे अ ऑप्शन आप देख रहे हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको इस तरह से निकालना है रफ में, तभी आपको आंसर टिक करने हैं। आपको अगर आंसर गलत लगा दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सॉल्व करके देखेंगे कि इसको कैसे निकालना है, उसके बाद जब सॉल्यूशन आप निकाल लेंगे तो आंसर्स को टिक करना है। नेक्स्ट जो पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 शून्यांकों की संख्या होगी, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। पॉलिनोमियल दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 2। तो यहाँ पर देखिए कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसकी घात जो है, यानी कि जिसकी पावर जितनी होगी उतने ही उसके शून्यांक होंगे। कितने होंगे? शून्यांक उतने ही होंगे जितनी इसकी पावर होगी। पावर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 2, तो इसके शून्यांक भी 2 होंगे, यानी कि बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, निकालने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मूल बिंदु अच्छे तरह से जानते हो, जो हमारा मूल बिंदु होता है कुछ इस तरह से एक्स वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है, और इन दोनों के जो जॉइंट वाला पॉइंट है इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। और यहाँ पर जो है एक्स का मान 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है। तो हमारे पास जो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 0 0, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर, तो 0 एंड 0। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर देखिए, यदि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म, यानी कि x की और y की वैल्यू सब में, यहाँ पर स्टार्टिंग ब्रैकेट में जो भी होते हैं वो पहला x होता है, दूसरा y होता है। यहाँ पर भी आपका ये x है, फिर ये y है, यहाँ पर भी आपका x है, ये y है, और यहाँ पर भी आपका ये x है और ये y है। तो अभी आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो मेरे को संतुष्ट करने का मतलब कि मैं x और y की वैल्यू डालूँ तो मुझे 6 मिल जाए। तो यहाँ पे मेरे को दिया गया है 2x, और उसके बाद में आपको प्लस करके यहाँ पे y दिया गया है प्लस इक्वल्स टू में 6 दिया गया। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज रखूंगा सभी की, x की एक बार और y की एक बार। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ अगर मैं वैल्यूज सही रखूँ तो यहाँ पर 2 रखता हूँ, मैं सी ऑप्शन को रखता हूँ। देखिए क्योंकि मैंने सॉल्व किया है तो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आपको एक एक वैल्यू को रखना पड़ेगा। पहले अ वाला ऑप्शन रखेंगे, फिर ब वाला ऑप्शन रखेंगे, फिर स वाला, इस तरह से रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 2। अब इस 2 के साथ में x मल्टीप्लाई है इन टू में x कितना ले रहा हूँ मैं, फिर 2 ले रहा हूँ, स ऑप्शन ले रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 ले लिया मैंने। उसके बाद प्लस y कितना ले रहा हूँ, तो इसी स ऑप्शन का 2y ले रहा हूँ, y में भी 2 मान है तो 2 लिखा। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या 6 के बराबर आएगा, तो देखता हूँ 2 गुना 2 कितना होता है 4, तो 2 इंटू 2 4, प्लस में 2 इक्वल्स टू 6, और इधर भी 4 प्लस 2 6, तो 6 बराबर 6 आ गया, यानी कि समीकरण संतुष्ट करने वाला युग्म जो है वो है 2,2। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द पेयर इज सेटिस्फाइंग द लाइन इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 इज सी ऑप्शन 2,2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर। यहाँ पर आपको दिया क्या गया, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहां पर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि। इस क्वेश्चन में आपको यह पता होना चाहिए कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको हम विविधकर बोलते हैं, डी की वैल्यू अगर ज्यादा है 0 से, अगर डी ज्यादा है 0 से, तो हमारे जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। ठीक है, तो मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे। ठीक है, वास्तविक होंगे, और साथ ही साथ क्या होंगे, ये असमान होंगे, असमान।
ठीक है, वास्तविक और असमान होंगे, यानी कि आपका क्या होगा, रियल रूट निकलेगा और आपका अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल होगा। लेकिन अगर यही डी आपका इक्वल टू जीरो आ जाए, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो यहाँ पर हमारे को दे रखी है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है जिसको हम डी को लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो अगर इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो के बराबर आती है तो हमारा वास्तविक मूल होगा, रियल होगा, ठीक है, लेकिन साथ साथ में इक्वल भी होगा। अब इसके बाद में बात करें, इक्वल मतलब समान होगा और रियल मतलब वास्तविक होगा। लेकिन अगर डी की वैल्यू जीरो से कम आ गई, यानी कि डी जीरो से कम है, तब जो है हमारा रूट जो है, यानी कि जो मूल निकलेंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि जो है हमारा वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, तो वास्तविक नहीं होंगे। तो डी कब होगा, जीरो से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर डी की वैल्यू ये है और ये डी यहाँ पे जीरो से ज़्यादा दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये वास्तविक और असमान होंगे। हमसे क्या पूछ रहा है, मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो वास्तविक मूल के लिए हमारा डी जो है जीरो से कम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए डी जो है, यहाँ पर आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये आपका किससे ज़्यादा है, जीरो से ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से क्या है, वह ये कम है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आप देख रहे हैं कि ये हमारा सही है। ये वाला जीरो से ज़्यादा है, तो जीरो से ज़्यादा अगर होता है तो वास्तविक होगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अगर ये बराबर होता है तो बराबर होगा, तो रियल इक्वल होगा, ये भी हमारा ऑप्शन होगा नहीं। तो इसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास पहला ही ऑप्शन सही है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में, इन विच कंडीशन द रूट्स आर नॉट रियल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉट रियल किस में होता है, तो जब हमारा क्या होता है, डी की वैल्यू जो है ये कम हो, किससे, जीरो से, और डी की वैल्यू आप देख रहे हैं, डी मतलब डी का मतलब हो गया, डी बराबर क्या देता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब ये वैल्यू जो है ये जीरो से कम आती है तो हमारा जो है मूल जो है वो रियल नहीं होगा, नॉट रियल होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी 3 7 11 15, 3 7 11 15 के लिए सार्वंतर आपको बताना है। तो आपको पता है कि पिछले टर्म में से अगले टर्म को घटा देते हैं, यानी 7 में से 3 को माइनस करिए, तो मैं 7 में से 3 को माइनस करूं तो मेरे पास यहाँ पे 4 आ रहा है, तो सार्वंतर डी ऑप्शन मेरा यहाँ पे सही आ रहा है। कॉमन डिफरेंस जो है आपको देखने को मिल रहा है, वो कौन सा आंसर सही होगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी विल बी 4, ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 2 sin 45 cos 45 का आपको मान बताना है, 2 sin 45 cos 45 का मान बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया क्या गया है, 2 sin 45, 2 इंटू साइन 45, ये साइन 45 कितना होता है, तो साइन 45 होता है 1 बाई अंडर रूट 2। आपको टेबल याद होनी चाहिए, टेबल के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। इसके बाद में इसी के साथ इंटू में है कोस 45, इंटू में करता हूँ कोस 45 का वी वैल्यू होता है 1 बाई अंडर रूट 2। अब देखिए ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 इंटू होकर के अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ गई वैल्यू 1। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो स ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने जो है यहाँ पर साइन 45 का मान रखा 1/2 और यहाँ पर कोस 45 का मान रखा 1/2, 2 इसके साथ पहले से मल्टीप्लाई था। अब आपको पता है रूट वाली जो डिजिट होती हैं सेम हो तो वो जब गुणा होती है तो रूट हट जाता है, तो रूट हटाया तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 1/2 गुणा में 2 तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास बचा 1, तो हमारा स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ 2 साइन 45 कोस 45 विल बी 1, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद आते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पे। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया होगा, सर्कल बहुत सारे हैं। अब इस सर्कल पे आप चाहे कितने भी स्पर्श रेखाएं बनाएं, मैं यहाँ से बना सकता हूँ, फिर मैं यहाँ से बना सकता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ से बना सकता हूँ और भी बना सकता हूँ, मैं यहाँ से बना सकता हूँ। इस तरह से आप जितनी चाहे इतनी सर्कल पे, इस सर्कल पे रेखाएं, स्पर्श रेखाएं जो है बना सकते हैं, जिसकी संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। बी ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव, तो ए सर्किल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जो है आपको बताना है। तो देखिए ये तो सेक्टर वाला फॉर्मूला है और सेक्टर में भी 360 आता है, तो ये फॉर्मूला गलत ही है। 2πr जो है ये सरकमफेरेंस का होता है, परिधि का होता है, तो ये भी फॉर्मूला हमारा नहीं है। πr² जो है क्षेत्रफल यानी कि एरिया का फॉर्मूला होता है, तो सी ऑप्शन जो है हमारे 9th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। πr² जो है एरिया का फॉर्मूला होता है, यही पूछा है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। यहाँ पर इंग्लिश में यही लिखा है इसने, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो πr² होता है। और ये जो 2πr है ये सरकमफेरेंस होता है, जिसको परिधि बोलते हैं हम या परिमाप बोलते हैं। इसके बाद जो 10वां प्रश्न है, यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा उसका वृक्क पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की त्रिज्या आपको निकालनी है। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेलन की त्रिज्या आपसे पूछी गई है। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें, इफ ए हाइट ऑफ सिलेंडर इज 11, एच मेरे को दे रखा है, एच बराबर 11 दे रखा है, ठीक है, सेंटीमीटर लिख लीजिए। इसके बाद में एंड द कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो हमारा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला जो कर्व सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, जो कि होता है 2πRh, 2πRh।
आर एच, ठीक है, क्या होता है 2 पाई आर एच, ये होता है वर्क प्रस्थित क्षेत्रफल किसका, सिलेंडर का। हमारे को इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 968, तो मैं लिख सकता हूँ 2 पाई आर एच बराबर 968 मेरे को गिवन है। अब मेरे पास एच की वैल्यू है तो मैं यहाँ पे एच की वैल्यू रखता हूँ, तो यहाँ पे रख दूंगा 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, तो 22/7 लिख देता हूँ। इंटू में आर मुझे निकालना है, क्योंकि क्या बोल रहा है फाइंड द रेडियस, ठीक है, ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे देखिए त्रिज्या हमें पता करनी है, तो हमें आर छोड़ देना है। इंटू एच है, इंटू एच हमारे पास 11 गिवन है, अभी अभी हमने लिखा है 11 लिख लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये किसके बराबर है, ये है 968 के इक्वल। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7 से अगर मैं इसको काटूं तो यहाँ पे देखिए 7 से कोई नहीं कट रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे आर छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे आर मैंने छोड़ा, यहाँ पे आर मैं छोड़ देता हूँ, और इधर रहता हूँ 968 है मेरे पास में। यहाँ पर आप देखिए क्या क्या होगा, ये नीचे वाला 7 जो है 968 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे जो 11 इसके साथ इंटू है ये डिवाइड में चला जाएगा, इसके साथ जो 2 और 22 है ये भी यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक ऑप्शन आ गया। अब इसको हम जब काटेंगे तो इसको काट लेते हैं, काटने से क्या होगा कि हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको 11 से काटते हैं तो ये 11 से 968 जो है 88 टाइम में कट जाएगा। इसके बाद में जो है 22 से अगर मैं 88 को काटूँ तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, और फिर 4 को मैं 2 से काटूँ तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा नीचे, तो मेरे पास 2 बचा ऊपर और 7 बचा ऊपर, तो 2 इंटू 7 कितना हो गया, 14 हो गया। तो मेरा पास जो त्रिज्या आई यानी कि आर जो मैंने निकाला वो आया मेरे पास में 14, तो मेरा आंसर जो है 14 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11th नंबर, बंटन जो है यहाँ पे 7 4 5 3 4 3 4 1 2 का बहुलक, बहुलक जो होता है, बहुलक जो होता है, मोड जो होता है, जिस जो नंबर ज्यादा बार रिपीट होता है उसी को हम बहुलक बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 4 एक बार, 2 बार, 3 बार आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पे भी है, इसके अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इससे ज्यादा आई हुई। 7 एक बार आया हुआ है, 5 आपका एक बार आया हुआ है, 3 आपका जो देख रहे हो 3 एक बार और एक बार 2 बार आया हुआ है, इसके अलावा एक एक बार आया है, 2 एक बार आया है, तो सबसे ज्यादा आने वाली संख्या है 4, तो मेरा बहुलक भी हो जाएगा 4, यानी कि मोड जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो नंबर रिपीट होते हैं उसी को हम मोड बोलते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस नंबर की है वही मोड कहलाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब जिसकी लगातार रिपीटेशन है वही सबसे ज्यादा जो हमारा मोड हो जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। तो यहाँ पर जो है हमारा 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम 12वें क्वेश्चन पे। 12वां जो क्वेश्चन है इसको देखिए। 12वां क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता आपको बतानी है। एक पासे पे आप संख्या जानते हैं, एक होती है, दो होती है, तीन होती है, चार, फिर पांच, उसके बाद में छह। इसमें से अभाज्य संख्याओं की बात करें तो एक अभाज्य संख्याओं में काउंट नहीं होता, ध्यान रखना है, तो एक को छोड़ दो। तो हमारे पास दो जो है ये दो एक अभाज्य संख्या है, तीन एक अभाज्य संख्या है, उसके अलावा पांच एक अभाज्य संख्या है। तो हमारे पास तीन अभाज्य संख्याएं, टोटल संख्याएं हमारे को मिली तीन अभाज्य संख्याएं, और यहाँ पर जो टोटल संख्याएं थी जो पासे में थी वो थी टोटल छह, यानी कि कुल परिणामों की संख्या जो आ रही है वो तीन आ रही है, ठीक है। संभावित परिणामों की संख्या तीन आ रही है और कुल परिणाम हमारे पास छह हैं। तो हमारे को पता है संभावित परिणाम, ठीक है, संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम, हम इस तरह से जो है इसका सूत्र लिखते हैं, संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम हमारे पास तीन है, तो तीन बटे में फिर हमारे पास छह आ जाएगा, तो छह हमारा कुल परिणाम है, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तो एक बटे दो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। ए डाइस इज थ्रोन वंस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या हमें प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी मिलेगी 1/2। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा जो स्टार्ट होता है इसमें फिलअप्स आ चुके हैं, तो आपको देखने से ही आंसर पता चल रहा होगा कि 3 प्लस में 2 अंडर रूट 5 बाहर नहीं निकल सकता, तो ये कैसी संख्या है, ये जो भी अंडर रूट की संख्या होती है सारी अपरिमेय संख्याओं में काउंट होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का इंग्लिश वर्जन जो है यहाँ पर दिया गया है, ये नंबर कैसा है, तो इरेशनल नंबर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया सभी व्रत खालिस्तान होते हैं, तो सभी व्रत जो है कैसे होते हैं, तो आंसर हो जाएगा सिमिलर होते हैं। यहाँ पे व्रत जो लिखा है ये गलत है, यहाँ पे समरूप होगा, समरूप, ठीक है। ऑप्शन गलत है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टेंशन मतलब उस क्वेश्चन को छोड़ दो, आपको पता होना चाहिए कि उसका राइट आंसर क्या है। तो सभी व्रत जो है समरूप होते हैं, देखने में कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अब मैंने एक व्रत यहाँ पे बनाया और एक व्रत यहाँ पे बनाया, तो दोनों ही कोई भी देख के बोलेगा कि ये व्रत है, लेकिन क्या है, समरूप है, देखने में गोले जैसे ही है, ठीक है, तो समरूप बोलेंगे। सर्वांग सम का मतलब है कि उनकी लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ जो है सेम होंगी, तो सर्वांग सम नहीं है, समरूप है, तो यहाँ पे सिमिलर जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए टेन 30 डिग्री 1060 डिग्री का मान होगा, 1030 डिग्री एंड 1060 डिग्री का मान आपको निकालना है, तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमें ये पता है कि 1030 डिग्री जो है इसकी वैल्यू होती है 1/√3, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/√3, और इनटू इसके साथ इनटू में 1060 है, इनटू कर देता हूँ, 1060 का मान होता है, यानी कि इसकी वैल्यू जो टेबल में होती है वो होती है √3, तो √3 से √3 जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास बचा क्या, तो आप कुछ भी कह सकते हैं सीधे सीधी कि मेरे पास एक बचा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1, तो राइट आंसर जो है इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो है संबंध खाली स्थान का कोण बनता है। तो देखो, वृत्त की स्पर्श रेखा जो है ये वृत्त है, वृत्त पे कोई भी स्पर्श रेखा की बात करूं मैं, यहाँ से अगर मैं कोई स्पर्श रेखा खींचूं तो इस तरह से मैंने सपोज करो ये स्पर्श रेखा खींच दी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या, त्रिज्या जो होती है सेंटर में होती है, आप सभी को पता है, यहाँ सेंटर से निकलती है त्रिज्या। और ये जो त्रिज्या होती है ये यहाँ पर वृत्त के जो स्पर्श लाइन है इस पे जाकर के 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो हर स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। आगे जाके बड़े क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच समकोण समकोण कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा समकोण। ठीक है, समकोण का कोण बनता है, एक राइट एंगल जो है वो बनता है। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज ए राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ है। इसमें फिर से आपको वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र जो है एक्स बार क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कई बार हम इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस में, तो ये होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बाई एफ। ठीक है, सिग्मा एफ, इसलिए तो सिग्मा एफ एक्स बाई एफ। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि ये जो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला यूज करना है आपको जब भी पूछा जाएगा। आगे हम देखेंगे इस तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है, किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता खाली स्थान होती है। तो कोई भी असंभव घटना जो है, असंभव जो घटित ही नहीं होगी, तो उसका जो प्रायिकता होगी वो शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी, यानी कि जीरो होगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया फिलिप्स का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, दो चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखिए। फाइंड द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यदि अद्वितीय हल की बात कर रहा है तो हमारा क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। तो ये हमारा अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन देता है। लेकिन अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करें तो हमें वो भी याद होना चाहिए, तो मैं एक बार आपको बता देता हूं। उसमें क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तो ये होता है हमारा जो है इनफाइनाइट अनंत सॉल्यूशन के लिए। अनंत हल होंगे जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आपस में बराबर होंगे। और जब कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, नो सोल्यूशन होगा, तो उसमें क्या होता है, a1/a2 और ये बराबर होगा b1/b2 और ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तब जाके हमारा कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। तो तीनों केसेस को अच्छे तरीके से याद करना। हमारा पहला आंसर जो है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव नो सोल्यूशन। ठीक है, सॉरी, हैव यूनिक सोल्यूशन। ये चीज आपको ध्यान रखना, आदित्य हल होने के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। श्रीधराचार्य फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस तरह की इक्वेशन को निकालने के लिए हम धराचार्य सूत्र को जो प्रयोग करते हैं उसमें लिखते हैं एक्स बराबर होता है हमारा बी, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये ब्रैकेट में ही आपका रहेगा, अपॉन में इसमें क्या होता है हमारे पास यहाँ पे 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य सूत्र फॉर्मूला है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दे रखा है आपको 2 5 8 11। 2 5 8 11 है, खाली स्थान दे रखा है, मतलब आगे चलती जा रही कि 12 पदों का योग ज्ञात करना है आपको, सम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मेरे को तो पता होना चाहिए कि इसमें जो जो चीजें दी गई हैं वो क्या क्या दी गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मुझे यहाँ पे देखूं तो मुझे ए दिया हुआ है 2। तो यहाँ पे पहला पद क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है मुझे 2, कॉमा अगर मैं डी बात करूं तो डी निकालने के लिए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी अगर मैं निकाल रहा हूं तो डी हो जाएगा आपका किसका, पिछले पद में से अगला पद माइनस, तो 5 में से मेरे को 2 माइनस करना है, तो डी मेरे को मिल रहा है 3, यानी कि डी की वैल्यू मेरे को मिल गई 3। और मुझे क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला एस एन वाला लगेगा। तो एस एन इजकल्स टू क्या होता है, एस एन इजकल्स टू होता है आपका n/2 इंटू, फिर क्या होता है हमारा 2a प्लस ब्रैकेट में n-1, फिर आपका क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को और फिर हम लिखेंगे d मल्टीप्लाई में d। अब इसके बाद में हमारा आंसर हो जाएगा शुरू। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी, ये ब्रैकेट जो है बाहर आ जाएगा। हमारा ब्रैकेट जो है इसमें बाहर आ जाएगा इस तरह से।
तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एस एन का। अब हमारे को सारी वैल्यूज पता है। सबसे पहले एन, कितने पदों की बात कर रहा है, एन हमको दे रखा है 12, तो मैं लिख दूंगा एस 12 बराबर क्या हो जाएगा n/2। तो n कितना है 12, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 12/2। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकेट स्टार्ट करूंगा। अब 2 इंटू ए है, 2 इंटू ए कितना है, तो ए यहाँ पे देखोगे 2 है, तो इसको लिखा 2 प्लस फिर मैं n-1, n मेरे पास कितना है 12 है, तो 12-1 इंटू में डी कितना है, डी मेरे पास 3 है, तो डी यहाँ पे 3 ब्रेकेट क्लोज। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये 12/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6, तो इसको मैंने लिखा 6। अब इसके बाद में ये 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, ब्रेकेट में कितना हो जाएगा ये 12-1 11, बाहर कितना इंटू में है 3 ब्रेकेट क्लोज। यहाँ पर आपका आ जाएगा 6। इसके बाद में अंदर आपका सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन जरूर लगा देना, प्लस का साइन है। अब यहाँ पे आपका +4 प्लस में आपका 11-33, तो यहाँ पे बचा आपका 33। इसके बाद में हम इसको जोड़ लेते हैं, तो ये 33 और 4 37 हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास 6 इंटू 37 आ गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 और 37 को, तो ये मेरे पास आ जाएगा 222। तो इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 222। ठीक है, तो हमारे फिलअप्स में जो है सॉल्यूशन निकाल के भर देना था। 222 जो है यानी कि 222 जो है इस श्रेणी के 12 पदों का योग होगा। तो ये हमने निकाल के देख लिया यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है आपका, इसमें देखिए क्या पूछा गया है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 हो तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इफ द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 4:9 देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। बहुत इजी सा है, आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात जो है भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द साइड्स। ठीक है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द साइड्स। अतः त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल, और जो बराबर होगा भुजा 1 का भुजा 1 बटे में भुजा 2 और दोनों का स्क्वायर। तो अब मुझे पता है कि भुजा 1 की वैल्यू दे रखी है 4 और एक भुजा दे रखी है 9। आप देख रहे हो भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4 और 9, तो मैंने यहाँ पे भुजा 1 की जगह रखा 4 और दूसरा जगह रखा 9, तो 4 और 9 का जो स्क्वायर करोगे तो 4 का हो जाएगा 16 और 9 का हो जाएगा 81, तो 16/81 जो है इसका आंसर आ जाएगा। यही अनुपात हमें निकालना था उनके एरिया का, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 1 बटे क्षेत्रफल 2, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात आया 16:81, तो मैं लिख सकता हूँ 16:81। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16:81। क्लियर हुआ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पांचवा जो प्रश्न पूछा गया इसको देखिए। पांचवें प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है सेक 40 डिग्री अपॉन में कोसेक 50 डिग्री माइनस सेक 50 डिग्री अपॉन में कोसेक 40 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत सिंपल है, आप जानते हैं कि इस सेक 40 को क्या लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेक ब्रेकेट में सेक 40 को मैं लिख सकता हूँ 90-50। ठीक है, अपॉन यहाँ पर क्या है कोसेक 50 डिग्री, यहाँ पे फिर माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लगा दूंगा। फिर अगला जो है आपको फिर से हमें लिखना है सेक 50 डिग्री है, तो सेक 50 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 50 डिग्री को सेक 90-40 डिग्री अपॉन में क्या है यहाँ पर कॉसेक 40 है, कॉसेक 40। अब आपको पता है सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की जगह देखो आप, यहाँ पे क्या 50 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कॉसेक 50। ठीक है, सेक 90-50 को क्या लिख सकता हूँ कोसेक 50, जो कि मैंने फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जो भी थीटा की जगह होगी वो यहाँ पे थीटा की जगह आ जाएगा, तो यहाँ पे थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या 50, तो 50 आ गया, बटे में कोसेक 50 है तो कोसेक 50 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से माइनस का साइन लगा के सेक 90-40 है, तो सेक 90-40 को क्या लिख सकते हैं कोसेक 40 लिख सकते हैं, कोसेक 40 अपॉन में कोसेक 40 ऑलरेडी है। ठीक है, अब आपको देख रहे हैं कि ये कोसेक 40 से 50 से कोसेक 50 कट जाएगा और कोसेक 40 से कोसेक 40 कट जाएगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी कि 1 - 1 इक्वल्स टू क्या आ गया 0, तो मेरे पास इसका मान क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया, इस तरह से आपको निकालना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो दिस इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, इसमें क्या पूछा गया ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन को 1 नंबर के हिसाब से ही करना है। तो यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ये जो आप देख रहे हैं। इसमें हमने सीधा सीधा इसमें से 9 कॉमन लिया, तो 9 अगर बाहर निकाल लिया तो सेक स्क्वायर थीटा बचा अंदर और माइनस में tan स्क्वायर थीटा बचा, और हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान जो है 1 के बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 रख देंगे ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में अगर मैं 1 रखूंगा तो बाहर 9 था, 9 से 1 मल्टीप्लाई होकर 9 आंसर आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें देखिए 7th क्वेश्चन, एक समय एक मीनार की छाया
उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एट ए टाइम द शैडो ऑफ ए टावर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर। तो शैडो जो है वो टावर के जो शैडो है टावर की, और वही जो है आपके हाइट हो जाती है इक्वल टू द शैडो ऑफ टावर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो जितनी हाइट है, यानी कि मान लीजिए टावर है कोई, इस तरह से टावर मान लीजिए, तो जो इसकी हाइट है ना, ये जितनी भी हाइट है, मान लो इसकी हाइट मैंने एक्स मान ली, यहाँ पे लिखा है, माना मीनार की छाया जो है एक्स है, और जो इसकी छाया मान लो यहाँ पे सूरज है, ठीक है, इस तरह से सूरज है, अब सूरज इस पे पड़ रहा है तो इसकी जो छाया इस तरह से यहाँ पे पड़ रही है, वो एक्स जितनी हाइट है ना, इतनी ही इसकी ये जो छाया भी हो रही है। ठीक है, तो इसकी छाया पड़ी तो एक्स बनी, तो वही हमने बताया, ऊंचाई हमें दिया है, मान लिया कि हमने मान दिया कि शैडो जो है वो एक्स है, तो ऊंचाई जो है हमने मान लिया कि वो एक्स है। ठीक है, और उसका जो है शैडो कितना है, वो आपका एक्स है, क्योंकि ऊंचाई जितनी है उतनी ही उसकी परछाई है, तो एक्स एक्स हो गया दोनों। अच्छा, अब हमारे को पता है कि एंगल निकालना है, क्या निकालना है, एंगल निकालना है, तो माना एंगल जो है वो ए है, क्लियर हुआ। अब हमें पता है tan ए जो होता है वो क्या होता है, तो सभी को पता है tan जो होता है लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है, एक्स, आधार कितना है, आप आधार देख रहे हो कि आपका एक्स है, क्लियर हुआ। लंब कितना है, लंब हमारे पास में है एक्स, आधार कितना है एक्स, ये हमारा tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाई में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है एक्स और बेस कितना है एक्स, एक्स बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट, कितना बचा 1, तो tan ए का मान आया 1। तो tan ए का मान 1 कब होता है, जब हमारा tan 45 डिग्री हो। आपको टेबल याद होगी तो ही आप इसको करोगे, तो मैंने बार बार बताया कि टेबल याद कर लेना। तो tan ए का मान जो है एक कब आएगा, जब वो 45 डिग्री हो, यानी कि मेरा जो tan का मान ए का मान जो एंगल माना था उसका मान कितना आ गया 45 डिग्री। बस यही हमें एंगल ही पूछा था, तो एंगल हमने निकाल दिया। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी गई आकृति में कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, इसका हमें मान निकालना है। हम अभी अभी मैंने आपको बताया कि tan का मान क्या होता है, किस तरह से निकालते हैं, सिंपल सा है, आपको अच्छी तरह से पता है। तो हम लिख लेते हैं tan थीटा जो होता है वो होता है हमारा लंब बटे आधार, सभी को पता होना चाहिए ये फॉर्मूला। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो यहाँ पर tan थीटा लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ पे मेरे को परपेंडिकुलर क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है 10 मीटर, तो मैं यहाँ पे p की जगह 10 लिखता हूँ, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p, यहाँ पे 10 मीटर, तो 10 बाई बेस कितना है 10 अंडर रूट 3, तो 10 अंडर रूट 3। ठीक है, लंब की जगह लंब लिख दिया, आधार की जगह आधार लिख दिया। ठीक है, अब मुझे 10 से 10 आप देख रहे हो कि यहाँ 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 10 हटा दीजिए, तो आपके पास बचा क्या, tan थीटा इक्वल्स टू क्या बचा 1 बाई अंडर रूट 3। अब 1 बाई अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता होना चाहिए कि ये होती है आपकी 30 डिग्री के बराबर। तो हमारा जो एंगल जो थीटा था वो कितना आ गया, थीटा का मान आ गया 30 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए और पीबी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री पर झुकी हों तो एंगल ए ओ बी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए यहाँ पर इफ टेंजेंट पी ए, तो यहाँ पर पी से लेकर ए तक ये टेंजेंट है आपका, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपको टेंजेंट दिखाई दे रहा है कि ये पी से लेकर के मेरा ये ए तक का टेंजेंट है, क्लियर हुआ। और इसमें ये भी बोल रहा है कि पीबी भी पी पॉइंट से जो है सर्किल के जो है टेंजेंट दिखा रहा है, तो पीबी जो है ये भी आपका एक टेंजेंट है। ठीक है, पी ए और पीबी दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, यही बोला है इसने। और जो है वो पी जो है ये यह एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए और पीबी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कोण कितना बना रही है परस्पर, तो ये बना रही है, यहाँ पर जो कोण बना रही है ये बना रही है 80 डिग्री का। कितना बना रही है, 80 डिग्री का कोण बना रही है। अब आगे की बात कर लेते हैं। और एक चीज और हमें पता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि यहाँ पर जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है, ये वाला कोण जो बनता है ये कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि बी वाला जो कोण है ये कितना है 90 डिग्री, ए वाला कोण कितना है 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये भी 90 डिग्री है। सीधा सीधा आप लिख सकते हैं वर्ड्स में कि स्पर्श रेखा के साथ त्रिज्या हमेशा समकोण एंगल बनाती है या फिर 90 डिग्री का कोण बनाती है, इस तरह से आप लिख दोगे। अब मेरे पास 3 कोण है और इसने पूछा क्या है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ और बी मुझे निकालना है, यानी कि मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, बस इतना इसने पूछा है। तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इस वाले एंगल को हमें निकालना है। अब हमारे को पता है कि एक चतुर्भुज बन चुका है, ये 4 भुजाओं से घिरा हुआ एक चतुर्भुज बन चुका है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है वो कितना होता है 360। तो मैं मानता हूँ ओ जो है ये एंगल, तो यहाँ पर आप लिख लेते हैं एंगल ए ओ बी निकालना है, जो कि मान लो मैं एक्स मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिखता हूँ कि आपका, चले ए से स्टार्ट करते हैं, ए ओ बी और पी पे चलते हैं। तो ए कितना है 90, तो 90 डिग्री, प्लस फिर ओ कितना है x डिग्री, प्लस में बी कितना है फिर 90 डिग्री, फिर आपका पी कितना है प्लस में 80 डिग्री। ये चारों कोणों का योग कितना होता है, अभी मैंने बताया चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। अब मुझे x निकालना है, तो मैं x को यहीं छोड़ देता हूँ, तो x मैंने यहीं छोड़ा, तो यहाँ इधर आया 360, तो पहले से ही है 360 में से मुझे निकालना है, यहाँ पे प्लस का 80 है, इधर जाके माइनस का 80 हो जाएगा, इधर प्लस का 90 है, इधर आके माइनस का 90 हो जाएगा, इधर भी प्लस का 90 है, ये भी इधर आके माइनस का 90 हो जाएगा।
अब 9 9 18 9 27 यानी कि 260 डिग्री हो गया ये माइनस का, और ये 360 डिग्री हो गया। ठीक है, ये x के बराबर है। ठीक है, जोड़ लो, जोड़ सकते हो। 8 और 9 9 18 हो गया, 18 और 8 26 हो गए। ठीक है, उसके पीछे एक जीरो लगा हुआ है तो 260 डिग्री हो गया। 360 में से 260 गया तो बचा कितना, 100 डिग्री। तो मेरे पास x की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो x मेरे को एंगल ए ओ बी निकालना था, तो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर 100 डिग्री आंसर। ठीक है, हमको एक नंबर के क्वेश्चन से फटाफट निकालते जाना है, लिखते जाना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है 19 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 2:1 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों की माप लिखिए। तो यहाँ पर 19 नहीं होकर के, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में जो आप देखोगे इंग्लिश में 9 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर की रेखा इतनी लंबी रेखा नहीं देता एग्जाम में कभी भी। 9 10 से भी ज्यादा नहीं देता, 12 दे देता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं देता। तो यहाँ पे ये 9 है तो इसको हटा देता हूँ मैं। तो ये 9 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड हमें खींचनी है। तो सपोज करिए कि 9 सेंटीमीटर की कोई आपने लाइन खींच दी, ये मैंने लाइन खींची, मान लीजिए 9 सेंटीमीटर की है। ठीक है, यहाँ पे हमने माना कि ये 9 सेंटीमीटर की है। अब इसको जो है 9 सेंटीमीटर की रेखा को बनाने के दो तरीके हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि आपको पहला पार्ट जो है वो 2 का है और दूसरा पार्ट जो है वो उसका, इस लाइन का पहला पार्ट एक हिस्सा जो है वो आपका कितना है। तो मान लेते हैं हम, ध्यान से आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे माना कि इसका जो पार्ट है, या फिर आप सीधा सीधा कह सकते हैं 2:1 है तो टोटल अनुपात कितने हो गए, 3। तो मैं यहाँ पे एक जो है, आप जैसा आपको स्कूल में सिखाया उस तरह से कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एक्यूट एंगल जो है खींच दिया, न्यून कोण खींच दिया। अब इसके हम इस हिस्से के जो है, अभी मैं अपने डिवाइडर में जितना भी डिवाइडर खोलूंगा, डिवाइडर खोल करके यहाँ पे रखूंगा और इस बिंदु पे रखने के बाद में मुझे जो है चाप लगाने हैं, बराबर इक्वल चाप लगाने हैं। चाहे आप कितनी मर्जी खोलो, तो मैंने मानो कि इतना खींचा है तो यहाँ पर मैंने एक चाप लगाया, उसके बाद एक और चाप इसी के बराबर का। अब यहाँ पे मैं उसको प्रकार को यहाँ रखूंगा, नोक को, और फिर से चाप लगाऊंगा तो सेम चाप इतना बड़ा लगेगा, जितना ये गैप है उतना ही अगला होगा, और उसकी तरह से एक और चाप लगाऊंगा। कितने टोटल कितने हैं, 2 + 1, ये दोनों कितने हो गए, 3 है। तो 3 चाप लगाने हैं, समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरह से जितने भी रेखाखंड बोला जाता है तो उन दोनों को जोड़ करके उतने चाप बना देते हैं। जब हमारा लास्ट बिंदु होता है उसको हम इससे मिला देते हैं। तो लास्ट बिंदु को मैं मिला देता हूँ, हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे लास्ट बिंदु को मैंने मिला दिया इससे। ठीक है, अब इसी के समानांतर क्या बोल रहा है कि पहली जो आपकी है वो 2 पे है, तो यहाँ पर ये यहाँ पे 0 है, ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये 0 हुआ, ये 0 है। 0 के बाद यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, और ये आपका 3 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 भाग किए हैं, पहला भाग 0 से 1, दूसरा भाग 1 से 2 और 2 से 3, इस तरह से। अब हमारे क्या है, 2:1 में, तो 2 यहाँ से देखिए 0 से 1 और 1 से 2, तो 2:1। ठीक है, तो दूसरे अनुपात पे जो हमें इसको पैरेलल लाइन खींच देनी है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन खींच देते हैं इसमें। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन खींचा जाए तो कैसा खींचेगा आपका लाइन, इसके बिल्कुल समानांतर आपको खींच देनी है। ठीक है, इसमें कुछ भी बनाने बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्केल से ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल जो है पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये पैरेलल होगी तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आप जो है दोनों भागों को नापेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये आपको 6 मिल रहा है, यहाँ पे 3 और 3 6, ये आप स्केल से नापना, तो ये आपको जो है ये 6 सेंटीमीटर मिलेगा और ये आपको 3 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि एक भाग जो है उसमें 6 सेंटीमीटर का है और दूसरा भाग उसका 3 सेंटीमीटर का है। आप चाहें तो और भी तरीके अपना सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाकी इस तरह से भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड है, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये सिंपल तरीका है, इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादा जी जान मत लगाना, जितना आसानी से कर पाओ उतना ही बेहतर होगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। उसमें रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर का, एंगल ऑफ सेक्टर जो है हमारे को वो दे रखा है 60 डिग्री का। ठीक है, यही चीज पूछा है। तो यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे एंगल ऑफ सेक्टर है 60 डिग्री और इसकी जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, दोनों तरफ त्रिज्या है तो दोनों को 6 सेंटीमीटर दिखा दिया है। हमें दिया क्या गया है, रेडियस दिया गया, त्रिज्या दी गई है जो r बराबर 6 सेंटीमीटर है, ये पहली चीज दी गई है। एंगल ऑफ सेक्टर दे रखा है 60 डिग्री, तो हमने थीटा का मान लिख दिया 60 डिग्री। त्रिज्या खंड का जो है कोण, हिंदी में भी लिखा है इंग्लिश में, दोनों मीडियम को पढ़ा रहा हूँ इसलिए समझ लेना। तो त्रिज्या खंड का जो कोण है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब मेरे पास थीटा की जगह क्या है, तो थीटा की जगह 60 है तो मैंने रखा थीटा की जगह 60 और अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू मैंने अभी भी बताई ऊपर कि हम 6 दे रखा है तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, इतना तो आपको आता है मैथमेटिक्स, इसको काट दोगे तो 6 6 36, 1/6 आ जाएगा, 22/7 इंटू में 6 6 36, ये भी आ गया, 6 से फिर कट जाएगा, ये फिर से कट जाएगा, 6 6 36 इस तरह से। और यहाँ पे देखोगे कि आप 22 गुणा में 6 बचा, बटे में 7 बच गया, और इसको आप कटोगे तो 132/7 आ जाएगा। इसको और भी आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है एक बक्से में 3 नीली हैं, ठीक है,
2 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं और इस बक्से में से एक गेंद जो है निकाली जाती है, तो प्रायिकता बताइए कि जो गेंद वो नीली होगी। ठीक है, तो यही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है। बॉक्स में जो है 3 ब्लू है, 2 वाइट है और 4 रेड बॉल है, और एक बॉल जो है कोई भी बॉक्स से ड्रॉ की जाती है रैंडमली, तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि वो ब्लू बॉल होगी। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल लिख लेंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी हो जाएंगे, 3 + 2 + 4, तो 3 + 2 + 4 ये हो गया आपका 4 और 3 7 और 2 9, 9 बॉल्स हो गई। कुल गेंदों की संख्या कितनी है, 9 हो गई। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है मैंने। नंबर ऑफ ब्लू मार्बल, यानी कि ब्लू मार्बल या ब्लू बॉल लिख दीजिए यहाँ पे, बॉल। ठीक है, मार्बल ना लिखे बॉल लिख दीजिए। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितनी है, तो यहाँ पर देखोगे आप, नंबर ऑफ ब्लू बॉल जो है यहाँ पर देख सकते हो आप 3 है, तो मैंने लिखा 3। हमें इसी नीले गेंद की ही प्रायिकता निकालनी है, तो नीले गेंद की संख्या मुझे पता है, कुल गेंदों की संख्या पता है, तो मुझे पता है कि संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम। संभावित कितनी है, नीले गेंद कितने हैं, संभावित 3 है, कुल परिणाम कितने हैं, 9 है, तो बटे में 9 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका 3/9 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खंड बी में आ चुके हैं हम, सेक्शन बी को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर दो संख्याएं जो है 616 और 32 का महत्तम समावर्त यानी एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले 616 लेते हैं, 616 को 2 से डिवाइड किया, 308 आया, 2 से डिवाइड किया, फिर से 154 आया, 7 से अब 154 नहीं जाएगा, सॉरी 2 से डिवाइड किया 154 को 77 आया, 77 आया, 77 जो है दूसरे टेबल से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा या 11 से जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या से जब जाती है तो सबसे छोटी संख्या यूज करते हैं। 7 से गया 11 आया, फिर 11 से 11 हो गया कैंसिल आउट। इसी तरह से आप देखेंगे कि 32 है, तो 32 को फिर 2 से किया तो 16 आ गया, फिर 16 को 2 से किया 8 आ गया, 8 को 2 से किया 4 आ गया, 4 को 2 से किया फिर 2 आ गया, फिर लास्ट में 1 आ गया। अब इनके फैक्टर कर लेते हैं। 616 का फैक्टर आ गया 2 × 2 × 2 × 7 × 11, 2 × 2 × 2 × 7 × 11, और आपका 32 का आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, तो 5 बार 2 आ गए। अब हमें पता है कि एचसीएफ जब निकालते हैं तो दोनों में कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, दोनों में जो चीज़ कॉमन होगी ना उसी को हम कॉमन लेते जाएंगे। तो देखिए इसमें 1 2 है, ठीक है, तो 1 2 इसमें भी हमने ले लिया। इसी तरह से इसका 1 2 ले रहे हैं, अगर है तो नीचे वाले में जब होगा तो ही लेना है, तो नीचे वाले में भी 2 है, ऊपर वाले में भी 2 है, नीचे वाले में भी 2 है। अब देखोगे कि नीचे वाले में 2 है लेकिन ऊपर वाले में 2 नहीं है, ऊपर वाले में 7 है लेकिन नीचे वाले में 7 नहीं है, तो जब ऊपर नीचे दोनों में ना हो उनको नहीं लेना है, तो कॉमन हमने ले लिया। कॉमन वाले जो कॉमन लिए हैं उसमें से 1 ले लेंगे, तो इस कॉमन में से 1 लिया 2, इस कॉमन में से 1 लिया 2, और इस कॉमन में से 1 लिया 2, तो 2 × 2 × 2 8 जो है इसका एचसीएफ आ गया, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक 4 और 1 हैं। हमें यहाँ पर अल्फा और बीटा दिया गया है ना, शून्यांक दिया गया, अल्फा कितना दिया गया, तो मैं अगर अल्फा लिखूं तो अल्फा मेरे को दिया गया अल्फा = 4, और बीटा मेरे को दिया गया है, वो दिया गया है 1। ठीक है, 2 शून्यांक दिए गए हैं। अब आपको द्विघात समीकरण का फॉर्मूला याद होगा, जो होता क्या है x²। ठीक है, ये ध्यान होगा। फिर आपका जो है होता है क्या है, यहाँ पर हम प्लस कर ले माइनस कर ले, नॉट एन इशू, लेकिन हम माइनस करते हैं तो माइनस जो है x। ठीक है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर सम ऑफ जीरोज होते हैं, तो सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, प्लस जो है हमारा यहाँ पर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर 0। ये होता है हमारा द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप, जब हम इसको शून्यांकों के रूप में लिखते हैं तब। ठीक है, तो आप देखो x² का x² आ गया, मैं अब यहाँ पे x² का x² तो है ही मेरे पास, ये लिख दिया, माइनस में इंटू x है, x का x लिख दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर हुआ, ये पहले ऊपर जो लिखा है। अब मुझे अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया होता है, मैं अल्फा की जगह 4 रखता हूँ, प्लस में बीटा की जगह 1 रखता हूँ। ठीक है, प्लस यहाँ पे अल्फा की जगह 4 है तो 4 का 4, इंटू में बीटा है, इंटू कितना है, बीटा का वैल्यू 1 है, = 0। अब मुझे सीधा सीधा सॉल्व कर देना, x² माइनस, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस में 5, तो 5 गुणा में x, तो 5x हो गया सीधा सीधा। अब प्लस कितना 4 × 1 कितना हो गया 4, = 0। तो यही हमारा समीकरण है, यही हमें निकालना था, 2 नंबर इससे मिल जाने थे आपको। तो हमारे को क्या बोला है, हमें वो जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, ये जो क्वाड्रेटिक नहीं क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, तो ये मिसप्रिंट है। तो हमारे पास आ गया x² - 5x + 4 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 4 and 1। ठीक है, जिसके शून्यांक 4 और 1 होंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे छठा जो क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द रूट्स बोला है ना यहाँ पे मूल होगा। ठीक है, मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल ज्ञात करने यानी कि 0 ज्ञात करने, तो मैंने समीकरण लिख दिया 6x² - x - 2 = 0। आप सभी को पता है कि बाहर वाली संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, तो बाहर वाली संख्याओं को गुणा किया तो कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब हमारे क्या करना पड़ता है, x को इस हिस्से में तोड़ें कि इसको जोड़े घटाएं तो वापिस से x मिले, और उनके कोसेंट को, जो उनके कॉफिशिएंट है उनको गुणा करें तो ये मेरे को 12 मिले। तो जब देखोगे 4 × 3 करूं तो 12 मिल रहा है। ठीक है, तो 12 तो आ गया। क्या 4 और 3 में से किसको बड़ा करूं कि ये -x आ जाए, तो माइनस का 4x और प्लस का 3x करोगे तो सॉल्व वापस से -x मिलेगा। तो ये हमारे टुकड़े करने के तरीके हो गए, फैक्टर करने के तरीके हो गए। इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप देख करके अपने आप को सीख सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने इसको फैक्टर कर दिए। अब इस फैक्टर में से हम पहले सबसे पहले जोड़ियाँ ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लेना है ये जोड़ी, ठीक है। इस जोड़ी में से आप ले लेते हैं 2x बाहर। 2x जैसे ही बाहर लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 आपका 6x² है ना, तो यहाँ पे 3x बच जाएगा। यहाँ पे आपने 2x बाहर ले लिया तो 4x में से 2x गया तो यहाँ बचेगा 2 बचेगा। इस तरह से अब मैं दूसरी जोड़ी लूंगा ये वाली। अब इसमें से आपको क्या लेना है, +1 ले लेना है, क्योंकि 3x - 2 आपको ब्रैकेट में लेना है। जो ब्रैकेट में यहाँ पे आया वही ब्रैकेट में यहाँ आना चाहिए, तभी जाके वो सही होता है। तो जब ये ब्रैकेट वाला इधर लिखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाहर एक ही आ रहा है, आप देख रहे हो, तो एक आ जाएगा। अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। एक आ गया आपके पास में 2x+1, तो ये रहा 2x+1, ये रहा 2x और +1 ये रहा, तो 2x+1 आ गया। और एक हमारा कॉमन में से ले लेंगे तो 3x - 2, ठीक है। अब इसको एक एक करके सॉल्व कर देंगे। पहले 2x+1 लेंगे, तो 2x+1 को 0 के बराबर कर लेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा -1/2। और इस फिर हम ले लेंगे 3x - 2 को 0 के बराबर कर लेंगे, तो 3x - 2 को 0 के बराबर किया तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो हमारे पास दो वैल्यू, दो मूल आ गए। तो यही हमारे को मूल निकालने थे, जीरो से निकालने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिंदु जो है आपको दे रखा है 1, -5 और -4, 5 को जोड़ने वाली रेखा खंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि y का मान क्या होगा, 0 होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमको इसको सॉल्व कर देना है कि x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमको गिवन क्या है, एनी पॉइंट P जो है, यानी कि मान लिया कोई पॉइंट P है। अभी समझ लीजिए इसको इस तरह से, मैं डायग्राम बनाता हूँ। कोई रेखाखंड है, ये रहा, क्लियर हुआ। अब इस रेखाखंड के जो है आपको मान लीजिए ये पॉइंट जो है ए मान लिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने माना इसको ए और यहाँ पे माना इसको बी, ठीक है। अब इसको किस अनुपात में डिवाइड करता है, मैं माना कोई पॉइंट पी है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स अक्ष किस अनुपात में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर देखो पी जो होगा, पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स, ठीक है। एक्स कॉमा एक्स अक्ष की बात हो रहा है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा वाई का मान, ठीक है। अगर वाई का, ध्यान रखना जो चीज समझा रहा हूँ ये चीजें, यहाँ पे एक्स अक्ष की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्स अक्ष यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, देखो ये मॉडल पेपर, इसमें मिसप्रिंट हो सकता है लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में मिसप्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्स अक्ष है, ठीक है। तो एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो एक्स अक्ष जो है, जब एक्स अक्ष लिखा हो तो एक्स तो होगा लेकिन वाई 0 होगा। अगर यहीं पर ये वाई लिखता, वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता, तो हमारा जो है ब्रेकेट में क्या होता है कि हमारा जो ये वाई की जगह क्या है, ये हमारा जो होता है यहाँ पे एक्स का मान 0 ले लेते और वाई की जगह वाई ले लेते। समझ में आया। अगर वाई लिखा होता तो 0 वाई होता, एक्स लिखा है तो एक्स 0 हो गया। समझ में आया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारे पास P जो है पॉइंट है, वो इसको इस तरह से किसी कोऑर्डिनेट को मान लिया। अब इस x का मान हम निकाल लेंगे। तो हमारे को a का मान कितना दे रखा है, 1 - 5, तो a का मान है 1, -5, ठीक है। और b का मान दे रखा है -4 और 5, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से रेखाखंड है। हमने मान लिया कि P पॉइंट जो है, तो एनी पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, 0, क्योंकि मुझे पता है कि x अक्ष की बात हो रही है तो 0 ऑटोमेटिकली y 0 हो जाएगा। अगर y अक्ष की बात होती तो ऑटोमेटिकली x 0 हो जाता। तो यहाँ पे एनी पॉइंट P x, 0 ऑन x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B को जो ज्वाइन कर रहा है, इसको मान लो P पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। लेट द पॉइंट P डिवाइड्स द सेगमेंट AB इनटू M1/M2, ठीक है। ये समझ में आ गया। इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे देखो, बिंदु A 1, -5 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और B -4 और 5 ये लिखा हुआ है, को मिलाने वाली रेखाखंड AB को x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु जो है P वो x, 0 में विभाजित करता है। तो मान लीजिए बिंदु P रेखाखंड AB को, जो ये AB है, ये बिंदु P जो है इसको M1/M2 में विभाजित करता है, ठीक है। आपका अनुपात समझ में आ गया कि M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है। अब हमारे को पता है कि हमारे को क्या निकालना है, ये x पर काट रहा है तो y बराबर हम लेके चलेंगे तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगी। अब चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। देखिए y का मान जब हम निकलता है M1 इंटू M1 प्लस में M2 लिखते हैं और Y2, और इधर Y1 आ जाता है, अपॉन में M1 प्लस में M2 आ जाता है। M1 का M1 लिखेंगे, M2 का M2 लिखेंगे, क्योंकि हमें अनुपात निकालना, M1 और M2 हमने माना है तो इसको हम निकालेंगे। लेकिन हमारे पास Y2 और Y1 गिवन है। ध्यान से देखेंगे, Y1 और Y2 गिवन है। यहाँ पे ये Y1 है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं कि ये आपका Y1 है। तो ये तो आपका यहाँ पर जो 5 है ये y1 है, और यहाँ पे 5 जो है ये y2 है, ठीक है। x का तो मान हमारे को निकालना है तो वो तो निकल जाए। x का मान निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें m1 और m2 पूछा है, तो x का मान भी निकालना अगर बोलता तो x का मान भी निकाल देते, तो लेकिन हमारे को जरूरत नहीं तो हम नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे y2 की जगह हमने 5 रखा, जो कि y2 में आप देख रहे हैं 5 है, और y1 की जगह -5 रखा, क्योंकि y1 -5 है, तो रखा। अब इसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं, और y हमारा मान क्या है, y का मान कितना है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप 0 है। यहाँ पे x का मान x है और y का मान क्या है, 0, तो इसलिए y की जगह क्या रखा है, 0 रखा। समझ में आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 5m1 - 5m2, क्लियर हुआ। 5m1 - 5m2 इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो यानी कि इसके बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो गया। समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ पे 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, कॉमन निकाल दो 5 को, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे M1 और M2 का जो अनुपात आएगा
वो कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको इधर उधर कर लो तो भी आपका आ जाएगा। अब ये माइनस का 5 है, उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का m2 हो जाएगा। तो ये अनुपात कितना आ गया, 1:1 आ गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहाँ पे पतंग दिखा रहा हूँ, ये पतंग है, ठीक है, ये उड़ रहा है, जो कि ए पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये ए पॉइंट ध्यान रखना। तो इस पतंग का जो है ए पॉइंट है ये। तो आगे और देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। अब इसमें और क्या बोल रहा है कि ये पतंग तो जो है उड़ रही है और उसको यहाँ पे बांध दिया गया है सी पे, ठीक है, बांध दिया गया है। और जो है इसने क्या बोला, भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है ये बांधा है जहां पर, उसका झुकाव जो ये बोल रहा है 60 डिग्री है, ठीक है। इस चित्र में ये चीज दिखा रहा हूं मैं आपको, बना अगर आपको चित्र बनाना आता है तो सबसे बेस्ट है, तब तो मैथ आसानी से सॉल्व हो जाएगी। यह मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, यानी कि जो ये डोरी है ना बिल्कुल सीधी है, इसमें लचीलापन नहीं है। जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो अपनी डोरी नहीं ऐसे घूमती हुई जाती है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट है। मानते हैं तो डोरी की लंबाई हमें, यानी कि ये जो लंबाई है जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ये हमें ज्ञात करना है। इसने बोल दिया कि भूमि से जो है 60 मीटर ऊंची ऊंचाई पर जो है पतंग उड़ रही है। तो 60 मीटर ऊंचाई दिखा दी है, भूमि है ये, ए सी और बी जो है भूमि का क्षैतिज है, ये क्षैतिज है, यहाँ से 60 मीटर ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है। ये एंगल आपको दे रखा है। तो अभी सीधा सीधा जिस ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है वो क्या है, ए बी है। आप देख रहे हो ए है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ये जिस ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है वो कितनी है, 60 मीटर। तो मैंने लिख दिया ए बी बराबर 60 मीटर। डोरी का जमीन के साथ झुकाव जो दे रखा है, एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री, यानी कि एंगल ए सी बी, ए सी और बी जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में, ये एबीसी समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर क्या होता है, साइन सी जो होता है, साइन सी होता है लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लंब कितना है, तो लंब जो है ए बी है। आप देख सकते हैं लंब किसको बोलते हैं, ये लंब है आपका, ठीक है। लंब और कर्ण क्या है ये हमें निकालना है, वो आपका यानी कि ए सी कर्ण है। तो हमने यहाँ लंब की जगह क्या लिखा, ए बी लिखा, और कर्ण की जगह क्या लिखा, ए सी लिखा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये कर्ण है और ये आपका आधार है। तो लंब, कर्ण और आधार, तो हमने कर्ण की जगह ए सी लिखा क्योंकि ए सी हमें निकालना है। अब हमारे पास जाता है साइन सी, सी का मान हमें दे रखा है 60, तो साइन सी की जगह 60 रखा। ए बी हमें दे रखा है, ए बी कितना है 60 मीटर है, तो 60 मीटर का 60 मीटर रख दिया। ए सी हमें निकालना है। अब हमें पता है कि साइन 60 जो है √3/2 होती है। साइन 60 का मान क्या था, √3/2 होता है। तो ये हमने रखा यहाँ पे 60 बटे ए सी है ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो सारा का सारा ए सी उधर चला जाएगा, ए सी उधर गया तो ये जो है पलट करके आपका 2 इंटू में 60/√3 हो जाएगा। ये तो पता ही है आपको। यहाँ पे मैंने अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 60, 120/√3 हो जाएगा। लेकिन जब भी हर में यानी कि डिनोमिनेटर में आपका √3 आ जाए तो परिमेयकरण कर देना। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, हम उसको ही ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो हम इसको जो है √3 से ऊपर नीचे हर में और अंश में गुणा कर देंगे तो हमारा जो है हर का अंडर रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 120/√3/3, ठीक है। अब 3 से आप काटना चाहो तो 3 चौको 12, 40 बार में कट गया तो 40/√3 मीटर जो है इसका आंसर आ गया। तो यही जो है लेंथ यानी कि स्ट्रिंग जो है हमें बतानी थी, डोरी की लंबाई बतानी थी, 40/√3 मीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला गया है 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींच करके 2:3 में आंतरिक विभाजन कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कितने अनुपात में, 2:3 में विभाजित करना है, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो कितने आप टुकड़े करेंगे, 5 टुकड़े करेंगे, ठीक है ना। 5 टुकड़े करेंगे लाइन के। तो सबसे पहले हम रचना के चरण लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो देखिए, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 6.7 सेंटीमीटर, 6.7 सेंटीमीटर दे रखा है तो हम 6.7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। ए बी, उसमें क्या करते हैं, ए बी से न्यून कोण बनाते हुए किरण ए एक्स खींचते हैं। तो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था कि कोई भी हम ए एक्स जो है आप तो नीचे खींचिए चाहे ऊपर खींचिए, आपकी मर्जी है। तो हमने ऊपर खींच दिया, ठीक है। तो ड्रॉ ए रे ए एक्स मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद ए बी। तो ए बी के साथ ये एक्यूट एंगल बना रहा है, 90 डिग्री से कम बना रहा है। अब इसके बाद में एज वी हैव टू डिवाइड द लाइन इंटू 2:3, वी विल डिवाइड ए एक्स इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। क्योंकि 2:3 दे रहा है तो 2:3 को जोड़ लीजिए तो 2 + 3 कितना होगा, 5 हो गया। तो हम 5 पार्टों में जो है उसको काटेंगे। अब यहाँ पर जो है आप सीधा सीधा ये रचना का चरण तो आप देख ही रहे हो, हम क्या करेंगे यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर इस पॉइंट से रखेंगे, पहला कट मारा, फिर उतना ही बराबर खोल कर रखा है यहाँ पे डिवाइडर, फिर दूसरा कट मारा, फिर यहाँ पे रखा डिवाइडर, फिर तीसरा कट मारा, अब यहाँ पे डिवाइडर रखा, चौथा कट मारा, यहाँ पे डिवाइडर रखा, पांचवा कट मारा, A1 A2 A3 करके डाल दिया और A5 को B से मिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए A5 को B से मिला दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि अनुपात क्या है हमारा, 2:3 है। तो हमारे को 2:3 के हिसाब से जाना है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे पहला एक अनुपात और उसके बाद दूसरे, तो दूसरा अनुपात वाला जो लाइन है इसी के समानांतर लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसी के A5B या A5 के समानांतर जो है A2P खींचेंगे। तो ये समांतर लाइन जो है हमारे को दे देगी इसका आंसर, ठीक है। तो जो हमारा अनुपात आ जाएगा AP अनुपात BPB जो है 2:3 का होगा। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसकी बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हों।
ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पर सीधा सीधा पहले तो ये दोनों के दोनों इंक्लाइंड होंगे 60 डिग्री पर। हमारे को गिवन क्या है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो है 60 डिग्री दिया गया है, ये हमारे को गिवन है। और हम जानते हैं कि केंद्र पर जो है कोण स्पर्श रेखाओं के बीच का दुगना कोण होता है, यानी कि यहाँ पर जो 60 डिग्री का कोण है इसका डबल जो है यहाँ पर आपको देखने को इसका मिलेगा कोण। ठीक है, ये हमारे को जब रचना करने की बात आती है तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे को एंगल मिल गया 120 डिग्री यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो अब सीधा सीधा हम सेंटर पे रखेंगे। सेंटर पे हमने एक सर्कल बनाया जिसकी त्रिज्या अगर दे रखी है तो ठीक है, तो इसमें क्या देखा है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। ठीक है, इसको खींचा हमने और इस पे 120 डिग्री का कोण बना करके फिर से हमने एक और त्रिज्या खींच दी। जैसे हमने त्रिज्या खींची, अब यहाँ पर जो है 90 डिग्री बनाइए, ऑटोमेटिकली 90 डिग्री बनाइए बस। ठीक है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री बना दीजिए। अब 90 डिग्री बना के लाइन खींचिए सीधा सीधा, ये लाइन खींचिए सीधा सीधा, जहाँ भी मिलेंगे ये ऑटोमेटिकली कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। चाहे तो आप पहले 60 डिग्री बना सकते हैं, फिर वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो सो वी नीड टू ड्रॉ क्यू ओ आर कितना बनाएंगे, 120 डिग्री। इसलिए हमें क्यू ओ आर जो है 120 डिग्री बनाने की आवश्यकता है। तो 120 डिग्री हमने बना दिया। उसके बाद इस दोनों पे 90 डिग्री का कोण, इस पे भी 90 डिग्री का कोण हम नाप के बना सकते हैं। जो जाके पी बिंदु पे मिलेगा ऑटोमेटिकली काटेगा, वो 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरह का चित्र बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। बहुत ही सिंपल है, ये आपका त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, ए बी सी डी है, ए बी सी है और एक डी ई एफ है। ठीक है, और ये क्या है, आपको जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये बोल रहा है क्या कि प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्या होंगे, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है। तो अब हमें प्रूव करना है। तो देखो क्षेत्रफल बराबर होता है तो भुजाओं का जो है क्या होता है, संगत भुजाएं का स्क्वायर उनके बराबर होता है क्षेत्रफलों का। तो क्षेत्रफल जो है ए बी सी का बटे क्षेत्रफल ऑफ डी ई एफ का क्या होगा, इसकी भुजा अगर मैं ये ले रहा हूं तो इसकी भुजा इधर वाली लूंगा, संगत भुजा लूंगा, एक तरफ की जिधर की लूंगा, तो ए बी अपॉन में डी ई हो जाएगा। तो ए बी अपॉन में डी ई का स्क्वायर, अभी मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन एमसीक्यू कराया था, बताया था कि भुजाओं के स्क्वायर के बराबर क्षेत्रफल होता है। ये हो गया। इसी तरह से अगर मैं दूसरी भुजा लूं, यानी कि ए सी लूं, यानी कि ये वाली भुजा लूं, तो मैं इसकी डी एफ लूंगा, तो डी एफ ले लूंगा, तो ए सी अपॉन में डी एफ दोनों का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से अगर मैं नीचे वाली भुजा लूंगा, ये वाली लूंगा, तो इसी तरह से बी सी लूंगा, तो इसके नीचे वाली ये वाली भी भुजा लूंगा जो कि ई एफ हो जाएगा, तो बी सी स्क्वायर अपॉन में ई एफ। तो ये होता है क्षेत्रफलों के अनुपात संगत कोणों का स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, यानी कि क्षेत्रफल क्या है, ए बी सी का बराबर है क्षेत्रफल डी ई एफ के। यानी कि अगर मैं क्षेत्रफल ये दोनों बराबर है तो दोनों कट जाएंगे, यानी कि इनका क्षेत्रफल का मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। कुछ समझ में आया कि क्षेत्रफल जब दोनों बराबर है, मान लो क्षेत्रफल इसका 40 है तो नीचे वाले का भी 40 है, तो ये कट के वापस से एक हो जाएगा। मान लो क्षेत्रफल 1000 है या 10,000 है या लाख है और उसके भी नीचे लाख है, तो ये कट के फिर से एक आ जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल बराबर है तो मान कितना आएगा, हमेशा एक आएगा। तो मैंने माना कि ये क्षेत्रफल कट के क्या हो गया, एक हो गया। ठीक है, और बाकी भुजाएं हमने वैसे के वैसे लिख दी, भुजा ये लिखी, ये लिखी, ये लिखी, जो भुजा थी वो सारी भुजाएं यहाँ पे लिख दी। अब मैं पहले वाले इसको ले लूँ, इसके ले लूंगा तो मेरे पास बी स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह फिर एक बराबर ए सी स्क्वायर ले लूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू डी एफ आ जाएगा। इसी तरह से मैं एक बराबर बी सी स्क्वायर स्क्वायर अपॉन में ई एफ स्क्वायर ले लूंगा तो मेरे पास में बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ई एफ आ जाएगा। तो इस तरह से तीनों चीजें मेरे पास आ गई। अब मैं देख सकता हूँ कि इसका मतलब स्क्वायर से स्क्वायर हटा दूँ तो ए बी बराबर डी ई हो रहा है, ए सी बराबर डी एफ हो रहा है और बी सी बराबर में ई एफ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस त्रिभुज में अगर देखूँ तो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई है, ए सी बराबर डी एफ है, बी सी बराबर में ई एफ है, यानी कि एस 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 भुजा 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 सर्वांग सम नियम से हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ इति सिद्धम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अच्छा, ये जो बच्चे हैं जिसको इंग्लिश मीडियम में इसको देखना है तो वो भी आप यहाँ पे अपने सॉल्यूशन को देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम का कंप्लीट मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, हर क्वेश्चन का हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन आपको दूंगा। तो यहाँ पर ए बी सी डी दिया गया है, यहाँ पे ट्राइंगल बता दिया गया है, बहुत ट्राइंगल सिमिलर है तो हमारे पास जो है हमने को बता दिया कि सिमिलर है, और एरिया जो है इक्वल है तो हमने बता दिया एरिया जो है दोनों का इक्वल है। प्रूफ क्या करना है वो लिख दिया हमने। ठीक है, प्रूफ हम दे दिया जो ऊपर मैंने बताया था, और वही चीज़ जो मैंने ऊपर आपको समझाया है कि एरिया जो है भुजाओं के संगत भुजाओं के स्क्वायर का अनुपात के बराबर होते हैं, तो हमारा जो एरिया है वो एक के बराबर आ जाएगा। इनको करेंगे तो हम तीनों को अलग अलग ले लेंगे, एक के बराबर इसको, एक के बराबर इसको और एक के बराबर अलग अलग भुजाओं को। एक बार इसको ले लेंगे, एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे, तो हमारे पास जो है सारी भुजाएं जो है बराबर दिखाई देंगी। इसका मतलब क्या है कि ये ट्राइंगल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और बराबर किस नियम से होंगे, तो एस 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 नियम से होंगे। इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। तो हैंस प्रूव्ड। इसके बाद जो है 12वां क्वेश्चन, इसमें एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि सेक्टर निकालना है। देख रहे हो आप, देखिए यहाँ पे सेक्टर बन गया। तो ये घड़ी है, यहाँ पर घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई जो हमारे को कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमने 14 सेंटीमीटर लिख लिया। 5 मिनट में सुई के द्वारा तय किया गया कोण जो हम निकालेंगे, हमें पता है कि सुई जो घड़ी की पूरी एक चक्कर मारने में जो सुई है मिनट की वो कितना बनाती है, 360 डिग्री बनाती है। कितने देर में, 60 मिनट में 360 डिग्री। तो 360 बटे में
60 कर देंगे, गुणा में कितने मिनट के लिए बात करना है, तो ये बोल रहा है 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट में हमारा कितना कोण बनेगा, तो वो बनेगा यहाँ पे 30 डिग्री। तो मुझे कोण मिल गया 30 डिग्री, यही एरिया। अब सेक्टर हमारे को फॉर्मूला पता है, पाई 360 थीटा पर में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। हमारे पास सारा फॉर्मूले में थीटा हमारे को पता है कितना मिल गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री थीटा रखा। आर का वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 रख दिया, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हिंदी में है और इसी के सोल्यूशन को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, तो जो भी बच्चे इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। मैंने हिंदी में आपको समझा दिया, तो आप इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं, आपको समझ में यहाँ पे हिंदी में दिक्कत आ रही है, तो आप इंग्लिश में यहाँ से देख सकते हैं। तो यही वापस से आप जब आंसर निकालोगे, इसको डिवाइड करोगे तो वही आ जाएगा आपका 51.3 ही सेंटीमीटर आएगा। इसको भी आप डिवाइड करोगे तो 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघला करके त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला गया। यानी कि यहाँ पे देखो, त्रिज्या दे रखी है आपको धातु के एक गोले को, ठीक है, और त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर वाले बेलन की, ठीक है। और दोनों जब पिघला करके बनाए जा रहे हैं, यानी कि ये गोला है जिसका त्रिज्या हमने 4.2 सेंटीमीटर है, इसको पिघला करके जो है यहाँ पे बेलन बनाया गया जिसकी त्रिज्या कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, इसकी हाइट हमें निकालनी है। तो यही चीज़ पूछा गया इंग्लिश में क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है धातु के गोले की त्रिज्या जो है हमारे को कितनी दे रखी है, आर 4.2 सेंटीमीटर, जो कि हमने देखा है यहाँ पे क्वेश्चन में भी देखा है, चित्र में दिखा रहा हूँ। धातु के गोले का आयतन हमारे को पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद रखना। तो यहाँ पर जो है इसमें मैंने धातु के गोले के आयतन में आर की वैल्यू को रख दिया, तो 4.3 का क्यूब कर दिया, तो ये हमारे पास इतना हो गया। क्योंकि हमें पता है कि इसी से ये चीज़ बन रही है, तो यानी कि इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा, तो हम आगे इसको सॉल्व कर देंगे आसानी से। धातु के गोले को पिघला करके बेलन की त्रिज्या जो है वो कितनी बनी, धातु का गोला पिघला करके बेलन की त्रिज्या कितनी बनी, 6 सेंटीमीटर की बनी। अब माना कि धातु के गोले को पिघलाकर बने गोले की बेलन की ऊंचाई जो है वो कितनी है, h मानी है हमने, तो हमने माना उसको h सेंटीमीटर। और धातु के गोले को पिघलाकर बेलन का आयतन, यहाँ पर हमने किसका, धातु के गोले का आयतन, अब बेलन के आयतन जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर h। तो यहाँ पे पाई का पाई लिखा, आर की जगह हमने 6 सेंटीमीटर जो लिखा है, क्योंकि इसका 6 सेंटीमीटर रेडियस है। एच हमें निकालना है, इसको एज इट इज छोड़ दिया, तो ये हमारे पास आ गया 36 पाई एच सेंटीमीटर क्यूब। अब प्रश्न के अनुसार क्या है कि ये आयतन, इसका आयतन जो है इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों आयतन क्या करूंगा, बराबर कर दूंगा, तो यानी कि 36 पाई एच बराबर हो जाएगा 4/3 पाई 4.2 का क्यूब, इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से पश्चांतर कर देंगे, एक तरफ h को ले लेंगे, बाकी सबको एक तरफ कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.7 आ जाएगा। तो यही हमारा जो है इसका धातु के गोले को पिघला करके बेलन की ऊंचाई जो है कितनी आ रही है, h हमें निकालना था 2.7 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हिंदी मीडियम के लिए है, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। सिंस स्फीयर इज मेल्टेड इनटू ए सिलेंडर, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वही चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल देंगे, और दोनों को इक्वल कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये रहा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है, ये रहा। इसके बाद हम दोनों को जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, दोनों को इक्वल करके और एच की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने ज़्यादा कर रखी है, आराम से आप इसको एक एक स्टेप में कैलकुलेशन की गई है, तो इस एच की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करते हुए 2.7 निकाल देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। अच्छा, किसी का डायमेंशन दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर 5.5 जो है आपको दे रखा है एक घनाभ। घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है 5.5, 10 और 3.5। इससे बनने एक घनाभ बनाने के लिए जो है 1.75 सेंटीमीटर व्यास, व्यास मतलब डायामीटर दे दिया आपको, तो इस डायामीटर का जो है और 2 mm मोटाई, थिकनेस भी दे रखी है, कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा अगर आपको एक घनाभ बनाना है जिसकी जो है बीमाएं, यानी कि जिसके डायमेंशंस ये हैं। तो यहाँ पे आपको घनाभ बनाना है जिसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई जो है ये दे रखी है क्वेश्चन में, और उसको आपको सिक्के का क्या यूज़ करना है, आपको 1.5 सेंटीमीटर व्यास जिसके डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर है और हाइट 2 mm है, इसको कितने हम यूज़ करेंगे कि ये इस तरह का शेप ले ले, यही चीज़ इसमें पूछी गई है। तो यहाँ पे सीधा सीधा बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा। हमारे को जो घनाभ का आयतन है वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, तो हमारे को पता है घनाभ का आयतन जो होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हमने लिख दी, और हमारे पास आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। चांदी के प्रत्येक सिक्के का व्यास जो है हमारे पास दे रखा है कि 1.75 है, तो इसके त्रिज्या जो है आधी हो जाएगी, आधी करूंगा तो यह आ जाता है 7/8 सेंटीमीटर। चांदी के प्रत्येक सिक्के की ऊंचाई जो है हमारे को दे रखा है 2 mm, तो 2 mm को हम जो है सेंटीमीटर में, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है तो हम इसको भी सेंटीमीटर में ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 1/5 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद में चांदी के प्रत्येक सिक्के का आयतन निकालूं, तो चांदी जो है आप देख रहे हो कि कैसा है ये आपका, तो ये बेलन आकार का है, और बेलन का भी हमने सूत्र देखा था पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमारे पास पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू और एच की वैल्यू सारी है। यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल दी हमने हाफ करके, ठीक है ना, ये रहा 7/8, और ऊंचाई एच हमारे पास 1/5 आई, तो इन सभी वैल्यूज को रख लेते हैं। यहाँ पर 22/7, 7/8, 7/8 इंटू 1/5, तो हमारे पास आ गया 77/160 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि प्रत्येक सिक्के का आयतन है, ठीक है, प्रत्येक सिक्के का आयतन है। अतः घनाभ बनाने के लिए आवश्यकता क्या पड़ेगी, घनाभ का आयतन बटे में प्रत्येक सिक्के का आयतन।
आयतन, तो घनाभ का आयतन अभी अभी हमने निकाला था कि ये 192.5 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमने रखा 192.5 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में ये वाली वैल्यू जो कि एक सिक्के का आयतन है, तो यानी कि वॉल्यूम है एक सिक्के का, तो यहाँ पे 77 अपॉन में 160। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 400 कॉइन्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ गया 400 कॉइन्स, यानी कि हमारे को 400 सिक्के की आवश्यकता होगी चांदी के। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है सॉल्यूशन। नंबर ऑफ कॉइन हमें निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपन में वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन निकालेंगे, यही हमारे को हमने आगे सीखा, यही चीज़ हमें निकालनी है। तो हमारे को वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेंगे, जो कि क्यूबॉइड का सारा डायमेंशंस दिया गया है, तो हमारे पास में आ गया 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन निकालना चाहेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेंगे और हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम सीधे सीधे इसका निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर 1 कॉइन का हमारे पास वैल्यू आ गई 0.48125 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे होंगे, तो 192.5 अपॉन में 0.48125 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 400। हैंस नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड इज 400। तो इस तरह से आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका माध्य ज्ञात करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आप पहले एक्स आई लिख लेंगे जो आपको दिया गया है बारंबारता, तो 20 30 40 50 60 करके 80 तक दिया गया है, तो ये लिख लिया। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी जो दी गई है उसको हमने लिख लिया, है ना। सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लिया, या 35 आया। और यहाँ पे एफ आई एक्स आई यानी कि आपका जो है एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों को गुणा कर दिया, तो 20 गुणा में 6 120 हो गया। इसी तरह 30 गुणा में 11 330 हो गया। तो सबको गुणा करके इनका भी सबमिशन यानी कि सम ऑफ एफ आई एक्स आई जो भी आया इसका सम कर लिया, तो ये आ गया 1390। हमारे को पता है मीन जो निकालने का होता है, जो हमारा माध्य होता है, इसका फॉर्मूला सिंपल सा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो होता है एफ एक्स अपॉन में एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एफ होता है। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई हो गया इसका मतलब। तो यहाँ पर हमने रख लिया एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 390, तो 390 रखा और यहाँ पे नीचे रखा 35, काट दिया इसको, 39.714 जो है इसका आ गया हमारे पास में मीन यानी कि माध्य। इसके बाद जो 16वां क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि आपको दो खिलाड़ी हैं ए और बी, टेनिस मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए की मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 है, तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता निकालनी है। हमारे को दिया क्या गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द मैच, मान लिया P1 है, ठीक है। ए के मैच जीतने की प्रायिकता मान ली P1 है, तो वो कितना दे रखा है हमारे को 0.38 दे रखा है। और हम मानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है विनिंग मैच उसका मान लिया P2 है, ठीक है। हम मानते हैं कि बी के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है P2 है। तब हम जानते हैं कि P1 प्लस P2 यानी कि दोनों की कुल प्रायिकता जो है 1 के बराबर होती है। आप जानते हैं कुल प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं होती है। हमको दे रखा है कि P1 की प्रायिकता कितनी है 0.38 है, तो हम इसमें से P2 निकालना है हमें, तो P2 को यहीं छोड़ देंगे और बाकी को उधर ले जाएंगे। तो P1 की वैल्यू तो मुझे पता ही है, ये रही। इस वैल्यू को जो है मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा P2 की वैल्यू 0.62, तो ये उसकी प्रायिकता आ गई बी की। सेक्शन सी की बात करें, एपी दे रखा है 17 15 13 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 81 हो। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 17 15 13 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 81। तो पहला पद जो है आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको दे रखा है 17, तो पहला पद जो है हमारे को मिल गया 17। इसके बाद दूसरी चीज इसमें क्या है वो चीज देखिए, पहला पद हमारा आ गया 17। दूसरी चीज इसमें सारवंतर निकालूं तो 15 में से 17 को माइनस करूंगा, तो मेरे पास जो है आप देखेंगे 15 में से 17 को माइनस करा जाए तो ये -2 आ जाएगा, तो हमारे पास डी आ गया -2। इसके बाद अगर मैं बात करूं, हमें क्या बात निकालना है, कितने पद लिया जाएगा, योग जो है 81 हो। योग की बात हो रहा है यानी SN वाला फॉर्मूला यूज होगा। SN इक्वल्स टू स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है n अपॉन में 2। अब a मैंने अभी बताया आपको, a और a 17 है और d आपका -2 है, तो a 17 रखा और d जो है -2 रखा। बाकी हम n को वैल्यू को निकालेंगे, तो हमारे पास SN कितने पद दे रखे हैं 81, टोटल सम कितना दे रखा है 81 होना चाहिए, तो हम SN की जगह 81 रख देंगे। अब हमें n निकालना है, यहाँ से इस 2 को उधर ले जाऊंगा तो ये जो है n यहीं छूट जाएगा और 2 उधर चला जाएगा, तो ये 62 हो जाएगा। बाकी ब्रैकेट में वो सारी चीज़ें जो बची उनको हम ओपन करते जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n हो जाएगा और प्लस में आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज ओपन किया तो ये वाला सॉल्व होके ये आ गया और ये वाला सॉल्व होके 34 आ गया। इसके बाद में 162 है ही आपका, यहाँ पे कितना आ जाएगा, n से मल्टीप्लाई करेंगे 34n आ गया और यहाँ पर -2n स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 इंटू एन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो समीकरण बनेगा यानी इक्वेशन बनेगी, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये आपका n स्क्वायर है, ये आपका n है, ये आपका n है, तो यहाँ पर ये 34n और 2n कितना हो गया 36n हो गया और ये 2n स्क्वायर है। इधर जाकर के हमने सारे को एक साइड करके 0 को इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 2n स्क्वायर माइनस 36n प्लस में 162 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 सब में से हटा दूँ तो 2 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास n स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे इसमें से 2 कॉमन लिया तो 18 बचेगा, इसमें से 2 कॉमन लिया तो 81 बचेगा। इसके बाद जो है हम इसके फैक्टर कर लेंगे, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, फैक्टर करना बीच वाले को तोड़ना ऐसे है कि उनके जोड़ने घटाने पे उतना ही आ जाए और उनके मल्टीप्लाई जो है वो कितना आ जाए, इन दोनों के योग के बराबर, इन दोनों के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे 81 है तो 81 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा n का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 9 यानी कि n की दो वैल्यू आएंगी, n-9 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे देख सकते हो आप, एक बार n-9 लेंगे, एक बार ये वाला n-9 लेंगे, तो इस तरह से इनमें से वैल्यू जो हमारी आ जाएगी
वो आ जाएगी आपके पास n-9 की स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से n की वैल्यू जो आ गई 9, यानी कि n बराबर 9 पदों का योग जो है 81 होगा। यही हमारे को आंसर देना है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु जो है ये और ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो मान लेते हैं कि जो है ये इसका ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये वो पॉइंट हैं जो किसी ट्रायंगल के शीर्ष हैं। यानी कि यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखना चाहें तो इस तरह से मैंने ए बी और सी के पॉइंट्स जो है लिए हैं, उस डायग्राम में मेंशन कर दिए हैं। मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि दूरी सूत्र जो होता है वो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। इसीलिए पहले ए बी की बात करूँ तो ए से लेकर के मुझे बी तक की दूरी निकालनी है, तो ए बी लूंगा। फिर आपको पता ही है कि x2 क्या हो जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका हो गया ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये आपका y2 हो गया। अब यहाँ पे x2 देखिए, तो x2 आपके पास -2 है, तो आप -2 रखेंगे। इसके बाद में आपके पास में -x1, तो माइनस का माइनस लगाइए। x1 देखिए, तो यहाँ पर x1 2 है, तो 2 रखिए। इस तरह से जो मैंने मेंशन किया है इसको रख देंगे और जो है ए बी आपका निकल जाएगा। ए बी की वैल्यू आ जाएगी √5। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब बी सी की भी निकालनी है, तब हम जाते हैं बी सी पे निकालने के लिए। तो बी सी निकालना है तो इसको हम मान लेते हैं। अब बी सी में किसी को एक को ए मानेंगे, किसी को एक को बी मानेंगे। अब बी सी हमें निकालना है तो हम बी सी को देखते हैं। तो ये बी और ये सी, तो यहाँ पर मेरा जो बी और सी है, तो यहाँ पर अब मेरा क्या हो गया, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया और ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए वापस से वही फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे बी सी भी निकल जाएगा। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू जब आप निकाल लोगे तो ये √50 आ जाएगा। इसी तरह से ए सी निकालेंगे, तो ए सी जब ये लेंगे तो हम इसको भूल जाते हैं अब, क्योंकि जिसका काम हो जाता है उसको हटा देने में आपका जो है ईजी हो जाएगा ये। तो इसको भी हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो ए सी निकालने के लिए अब मेरा फिर से ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। इस तरह से हम x1 और y1 की वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर, आपका x2 जो है वो कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे हम AC में। ठीक है, और उसके बाद में y2, अच्छा AC निकालना है यानी CA निकालना है, तो यहाँ पे इस तरह से चले थे, तो हमारा ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। ठीक है, और ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। अब ये 5 - 2 देन 2 माइनस 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 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 - 2 और 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से AC की वैल्यू निकालेंगे, तो AC की वैल्यू 25 आ गई। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये शीर्ष सारे राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो इन AB और BC और AC, यानी कि इसमें आपका जो है ये AC, यानी कि ये BC जो है, ये BC क्या होगा, तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। यही होता है हमारा AC स्क्वायर, ये लंब लंब प्लस में आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर, यही होता है। तो हमारा जो है यहाँ पे देखेंगे एक समकोण त्रिभुज के लिए फॉर राइट एंगल ट्रायंगल BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू रख देंगे, हमारे पास सबकी वैल्यू BC की 50 है, इसकी 25 है, इसकी 25 है, तो दोनों बराबर हो गए, क्योंकि सबकी जो भुजाएं हैं वो, यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है इसका मतलब यही है कि जो है लंबी भुजा का वर्ग जो है ना, यानी कि कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है ना, इसलिए दिए गए शीर्ष जो है समकोण त्रिभुज के हैं। बस ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य जो है, कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य निकालना है। कल्पित माध्य यानी एज्यूम्ड मीन निकालना है आपको, एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, लेकिन मैं आपको कल्पित माध्य बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आप जानते हैं FI दे रखा है आपको, देखो क्लास दे रखा है, क्लास लिख लो। ठीक है, जो क्लास मैंने जो यहाँ पे डायरेक्ट निकाला है वही माध्य जो है, यहाँ पे मीन कितना आया, 18 आया है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा मीन है, जो स्टार्टिंग में मैंने मीन निकालना बताया था। फ्रीक्वेंसी आपको 7 है, 6 9 13 20 5 4 दे रखी है, तो हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी। और XI क्या होता है, इन दोनों का मीन होता है, यानी कि 11 प्लस में 13 जो है, इन दोनों को जोड़ करके जब 2 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। यहाँ पर 13 और 15 28 हो जाएगा, 28 को डिवाइड करोगे 2 से तो 14 आ जाएगा। इसी तरह से आप 15 और 17 ये आपका 32 हो जाएगा, 32 को डिवाइड करोगे तो 16 आ जाएगा। इस तरह से इन सभी को जोड़ जोड़ के 2 से डिवाइड किया है तो XI आया है। ठीक है, फिर हमने FI XI को मल्टीप्लाई कर दिया ना, 17 दूनी आपका 12 7 84 हो गया, और 14 इंटू 6 जो है 84 हो गया। ये फिर 9 इंटू 16 144 हो गया, 13 इंटू 18 234 हो गया, 20 20 40 400 हो गया, 5 इंटू 22 110 हो गया, और 4 इंटू 24 आपका 96 हो गया। हमने सबमिशन ऑफ FI XI निकाल दिया और यहाँ पे सबमिशन ऑफ FI निकाल दिया। मीन का फॉर्मूला नॉर्मल मेथड से इसको इससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ गया 18। लेकिन इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि एज्यूम्ड मीन निकालना है। तो देखो इसमें क्या करना है, हम FI XI को भूल जाते हैं, इस टेबल में केवल ये चीज़, ये आंकड़ा जो है इसको भूल जाते हैं। आगे एक और चीज़ बनानी पड़ेगी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको अब हम कल्पित माध्य से भी देख लेते हैं। मैंने सॉल्व कर दिया इसको। अब देखिए आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल आपने वैसे ही लिखा। ठीक है, FI आपको यानी फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है उसने फ्रीक्वेंसी लिखी। ये XI जो है मध्यमान जिसको बोलते हैं, ये मध्यमान मैंने आपको बता ही दिया था कि मध्यमान इन दोनों का योग
बटे में 2 कर दीजिए, इन दोनों का योग बटे में 2 कर दीजिए, इन दोनों का योग बटे में 2 कर दीजिए, इन बटे का 2, फिर इन दोनों का योग बटे 2, इन दोनों का योग बटे 2 और इन दोनों का योग बटे 2। आप देखेंगे इन सभी का आंसर जो है 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 करके आ रहा है सबका। तो इनको आपने कर दिया। अब इसके बाद जो है आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या करना है आगे, बहुत ही सिंपल होता है ये भी। आपका एज्यूम्ड मीन मैंने डायरेक्ट कर दिया था, इसीलिए एज्यूम्ड मीन आपको बता रहा हूँ। तो एज्यूम्ड मीन में हमें डी आई निकालना पड़ता है। डी आई जो होती है वो होता है एक्स आई माइनस ए। ए क्या होता है, तो ए जो ये है हमारा, ए होता है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन मतलब हम क्या करेंगे, ऊपर जितने छोड़ सकते हैं। आप देखिए कॉलम कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के बीच वाला कौन सा है, तो हमारे पास इसका बीच वाला जो कॉलम बन रहा है, आप देख सकते हैं ऊपर 3 छोड़ दो, नीचे 3 छोड़ दो, ये वाला बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है बीच वाला। ठीक है, ऊपर 3 है कॉलम और नीचे भी इसके 3 है, तो ये एज्यूम्ड मीन है। तो यहाँ पर जो हमारा एज्यूम्ड मीन हमने मान लिया, तो वो हमने मान लिया ये 18 को। ठीक है, ये 18 को हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया। तो यहाँ पर लिखा ए कल्पित माध्य है, एज्यूम्ड मीन है जो कि 18 है, तो यहाँ पे हमने इसको 18 मान लिया एज्यूम्ड मीन। अब यहाँ पे डी बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ए कितना माना है हमने, 18 माना है। यहाँ पर भी आपको गोला कर दिया मैंने, तो ये 18 माना गया है। इसका मतलब क्या है कि मुझे एक्स आई की वैल्यू कितनी है, 12 है, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 18 है, फिर 20 है, 22 है और 24 है। इनमें से सभी में से 18 घटाने, तो 12 में से 18 घटाऊंगा, फिर 14 में से 18 घटा रहा हूँ, फिर 16 में से 18 घटा रहा हूँ, फिर 18 में से 18, फिर 20 में से 18, 22 में से भी 18 और 24 में से 18, सभी में से 18 घटाना। एक्स आई की वैल्यू आप देख रहे हैं, ये रही एक्स आई की टेबल। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू एक्स आई की हैं जितनी भी आप देख रहे हैं। तो इसमें से घटाया तो -6, -4, -2, फिर 0, फिर 2, 4 और 6 बचा। आप समझ गए, ये डी आई निकालना। अब बचा क्या है हमारे पास, एफ आई डी आई निकालते हैं। एफ आई डी आई यानी कि एफ आई कितनी है, तो एफ आई की अगर वैल्यू देखूं तो यहाँ पे मेरे को एफ आई ये है। ठीक है, और डी आई कौन सी है, तो डी आई अभी अभी मैंने इस टेबल में निकाली है। तो एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करते हैं। एफ आई कितना है, 7 है, 7 गुणा में -6। ठीक है, 7 गुणा ये 7 लेंगे और ये -6 गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 42। इसी तरह से ये वाला 6 लेंगे और इसको -4 से गुणा कर देंगे तो 6 चौक 24, माइनस का 24। इस तरह से ये 9 लेंगे और यहाँ पर माइनस का 2 है, इससे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 18। इसी तरह से ये आप देखेंगे 13 लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये वाला 13 लेंगे और यहाँ पर ये 0 है, इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद ये 20 लेंगे और इसको फिर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या बचा, 5 है, इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो यहाँ पे आ गया 20, और इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो यहाँ पे आ जाएगा 24। ठीक है, दोनों पहले मैंने आपको जो बताया था उसमें कितना मीन निकला था हमारा, माध्य कितना निकला था, तो 18 निकला था। इसमें भी आपका जो फॉर्मूला कुछ भी हो लेकिन मीन सेम ही निकलता है। ठीक है, मोड जो है सेम ही निकलता है, फॉर्मूला चाहे कोई भी लगाओ, करने का तरीका सही है तो सब कुछ सही निकलेगा। अब एफ आई डी आई हमने निकाल लिया, तो मैंने 42 -24 और -18, अगर इन आप तीनों को जोड़ते हो, इसको इसको और इसको तीनों को अगर आप जोड़ देते हो, माइनस का 84 आएगा। ठीक है, आप जोड़ के देख लो, यहाँ पे 0 है, इस 0 को भूल जाओ। फिर यहाँ पर देखिए इनको जोड़िए, 40 और 20 से 60 और 20 80 4 84, इन तीनों का योग भी आपका 84 आ रहा है, लेकिन ये प्लस का 84 है, ये सारे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यानी कि यहाँ पर माइनस का 84 और प्लस का 84 मिलकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एफ आई डी आई की वैल्यू आ गई 0। अब मुझे पता है जो कल्पित माध्य निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो माध्य निकालने का, मीन निकालने का, ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब मेरे पास सिग्मा एफ आई डी आई कितनी, ए कितना है, तो ए आपको पता है कि 18 माना गया था, ए आपको दिखाया था मैंने भी, यहाँ पे 18 है। ठीक है, तो ए की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, 18 रख दूंगा। प्लस में आपका एफ आई डी आई कितना है, 0 है तो मैंने 0 रखा, बटे में एफ आई कितना है, तो एफ आई 64 है तो यहाँ पे 64 रखा। अब यहाँ पे ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, 18 ही। तो यानी कि एक्स बार कितना आया, वापस से 18 ही आया। तो यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 0 में 64 को डिवाइड करोगे तो 0 ही हो जाएगा। 0 + 18 कितना होगा, 18। तो हमारा पहला भी माध्य 18 निकला था, अभी भी माध्य 18 निकला है, तो यानी कि फॉर्मूला कोई भी यूज़ करूँ मेरा माध्य सेम आएगा। बस आपसे देखना है कि आपसे क्वेश्चन में कौन सा मेथड पूछा गया है। ठीक है, मैंने ये कल्पित माध्य ध्यान नहीं दिया था, बस मुझे माध्य याद था, माध्य निकालना है तो मैंने माध्य निकाल दिया था डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट भी आपको दिखा दिया है मैंने, डायरेक्ट का मेथड ये था। ठीक है, और इसके अलावा जो ये मेथड है आपका, ये आपका प्रत्यक्ष एज्यूम्ड मीनिंग है, यानी कल्पित माध्य जो है कल्पना करके हम जो निकालते हैं वो है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो ये डायमीटर आप देख रहे हैं, यहाँ पे सर्कल का डायमीटर ये वाला आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसके एंड में जो है आपको 2 रेखाएं देखने को मिल रही है, एक तो यहाँ पर है ये वाली, ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिल रही है, और यहाँ पर दूसरी वाली है ये वाली। ठीक है, दोनों एंड में यहाँ पर रेखाएं खींच दी गई हैं। अब ये रेखाएं जो बोल रहा है क्या है, परस्पर रेखाएं समानांतर होती है, यानी कि पी क्यू जो है वो आर एस के समानांतर है, यानी कि पैरेलल है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। दिया क्या गया है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त जिसका व्यास जो है ए बी है। इसने बोला है कि किसी का जो किसी वृत्त का जो है व्यास दिया गया, ठीक है, व्यास दिया गया ए बी, हमने यहाँ पे दिखाया। हमको गिवन क्या है, सर्कल विद सेंटर ओ एंड डायमीटर ए बी, सेंटर ओ है और डायमीटर जो है इसका ए बी है। लेट पी क्यू बी द टेंजेंट एट ए एंड आर एस इज द टेंजेंट एट बी पॉइंट। तो ए पर पी क्यू टेंजेंट है और बी पर आर एस टेंजेंट है, यही लिखा है। माना पी क्यू बिंदु पर ए स्पर्श रेखा है और आर एस बिंदु पर बी स्पर्श रेखा है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि पी क्यू जो है ये समानांतर है आर एस के, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने लिख दिया सिद्ध टू प्रूफ ये। इसके बाद जो उपपत्ति प्रूफ लिखेंगे, सिंस पी क्यू इज टेंजेंट एट पॉइंट ए, यानी कि पी क्यू जो है इस पॉइंट ए पर जो है क्या है, टेंजेंट है
क्योंकि पी क्यू जो है बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है, तो इसका मतलब ओ ए, यानी कि ये जो है ओ से लेकर ए रेखा जो है ओ ए, ये पी क्यू पर लंब है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा है जो है त्रिज्या के साथ, ओ ए त्रिज्या है, त्रिज्या के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। ये चीज समझ में आ गया। इसी तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर वृत्त के किसी स्पर्श बिंदु से रेखा जो है त्रिज्या पर लंब होती है। यही चीज मैंने लिखा है हिंदी में और यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, ठीक है। ये चीज हम बता देंगे। और इसके बाद सीधा सीधा लिख सकते हैं कि जो एंगल ओ ए पी है, यानी कि एंगल ओ ए पी जो है ये कितना है, 90 डिग्री है। यही बताया, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। इसी तरह से हम दूसरा जो है आर एस जो है ये आपका बी पर जो है वो, यानी कि ओ बी पर जो है आर एस क्या होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। ये समझ में आ गया। अभी देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखेंगे सिमिलरली इसी प्रकार आर एस इज द टेंजेंट एट पॉइंट पी। तो यहाँ पर बी पॉइंट पे जो आर एस जो है टेंजेंट है, यानी आर एस जो है बी पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। आर एस लाइन जो है ये बी पॉइंट पर स्पर्श रेखा है, अर्थात ओ बी, यानी कि ओ बी क्या है, त्रिज्या, ओ बी पर ये क्या है, लंब है, यानी ओ बी पर परपेंडिकुलर है आर एस, ठीक है ना। ओ बी परपेंडिकुलर है आर एस पे, यानी कि यहाँ पे भी क्या बना रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री। यहाँ पर वही चीज मैंने फिर से लिखी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ओ बी एस क्या हो गया, 90 डिग्री। तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आप एक और जानते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 की बात करें, फर्स्ट और सेकंड की बात करें, तो यहाँ पर एंगल ए ओ पी, एंगल ए सॉरी ओ ए पी ये 90 डिग्री है यहाँ पर, और इसी तरह से ओ बी एस ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। इसलिए जो है एंगल ओ ए पी, यानी कि ये एंगल और एंगल ओ बी एस दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का मान 90 डिग्री है। ये हमने लिख दिया। यानी कि अगर दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि बी ए पी, यानी कि बी, ठीक है, फिर ए और पी, यानी कि यहां से लेकर के बी ए पी ये 90 डिग्री है। तो ये मैंने बोला बी ए पी 90 डिग्री है। इसी तरह से ए बी एस ये भी 90 डिग्री है। अब मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, ट्रांसवर्स लाइन खींची गई है यहाँ पे, ये क्या तिर्यक रेखा है, ठीक है। यहाँ पे सीधी लाइन, जैसे ये दो लाइन है और इन पे कोई लाइन काटती है तो इसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सीधी लाइन है, तो यानी कि है तो सही लाइन, काट तो रही है दो लाइनों को। तो यहाँ पे 4 लाइन पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू और आर एस के लिए, रेखा पी क्यू और आर एस के लिए तिर्यक रेखा ए बी के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर एंगल बी ए पी। अब देखना ध्यान से, ये जो एंगल बी है, बी से लेके ए से लेके पी तक, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, बी ए पी जो है ये बराबर होगा किसके, ए बी एस के, यानी कि दोनों क्या हैं, ये एंगल, ये दोनों क्या हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, एकांतर कोण है। और जब भी कोई समानांतर रेखा होगा, उसको कोई लाइन काटती है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये आर इक्वल, ठीक है, एकांतर कोण बराबर हो गए। अगर अगर एकांतर कोण बराबर हो गए तो ये जो लाइन गई है वो, इसका मतलब क्या है, वो समानांतर है, यानी कि 100 लाइन आर पैरेलल, अतः रेखाएं समानांतर है, इसीलिए एकांतर कोण बराबर है। तो हम कह सकते हैं पी क्यू समानांतर है आर एस के, हैंस प्रूव्ड, इतनी सिद्धम। बहुत सिंपल सा है, बस आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली ध्यान रखना है कि इसको करना कैसे है। नेक्स्ट जो पार्ट है, डी सेक्शन में पहुंच चुके हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21, 22, 23 तीनों में आपको विकल्प मिलेंगे। इससे पहले 20 नंबर तक कोई विकल्प नहीं मिलेंगे आपको, सारे क्वेश्चन करने होंगे। लेंदी पेपर है तो प्रैक्टिस अभी से करोगे तो ही जाकर वो पेपर सॉल्व कर पाओगे। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग को आलेख विधि द्वारा, यानी कि आपको जो यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो आपको समीकरण दे रखा है, एक तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 2। ये दे रखा है आपको समीकरण। सबसे पहले एक समीकरण ले लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस में 2x, 2x इधर प्लस का है तो इधर लेके माइनस कर दिया, तो y की वैल्यू आ गई ये वाली। इसी तरह से मैं दूसरी इक्वेशन ले लेता हूँ, 2x माइनस 3y, तो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 2। यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 अपॉन में 3, ये हो गई y की वैल्यू। यहाँ से इस इक्वेशन से y की वैल्यू, इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल दी। मैंने टेबल बना लिया, इसमें x लिख दिया, एक x की वैल्यू रखूंगा तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू, जो मैंने y का इक्वेशन बनाया उसमें x की वैल्यू डालने से हमारे पास y का मान आ जाएगा। तो y का मान यहाँ पे आ जाएगा, x का मान यहाँ से और y का मान यहाँ से निकलेगा। इसी तरह से x का मान यहाँ पे रखेंगे और y का मान यहाँ से इस वाले समीकरण से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं x का मान 0 रखता हूँ तो y का मान कितना होगा, अगर x का मान यहाँ पे मैं 0 रखूँ तो ये 2 गुना में 0 हो जाएगा, यानी कि 6 माइनस 0। तो यानी कि 0 रखा x का मान तो क्या हो गया, 6 हमारे को y मिला। क्लियर हुआ, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, ये देखिए, अगर मैं x का मान यहाँ पे 1 रखूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुना में 1 हो जाएगा, यानी 4 में से 2 गया तो आप 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4। तो y का मान कितना आ गया, 4। इस तरह से x की जगह अगर मैं 2 रखूँ तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो बचा कितना, 2। तो इस तरह से मैंने x का मान रखा, y का मिल गया, फिर x का 0 रखा तो y 6 आया, x 1 रखा तो y 4 आया, और x 2 रखा तो y 2 आया। समीकरण में आप रख सकते हैं, x की जगह बस आपको मान चेंज करता रहना। इसी तरह से x मैंने 4 रखा, यहाँ पे x अगर 4 रखता हूँ तो मेरे को 2 मिलेगा। इस तरह x अगर मैं 7 रखता हूँ इस जगह पे तो मुझे 4 मिलेगा, और इसी तरह से x अगर मैं 10 रखता हूँ तो मुझे जो है 6 मिलेगा। अब मेरे को सारे x और y की 2-2 वैल्यू मिल गई है, 3-3 वैल्यू मिल गई। मेरे को 2 वैल्यू कम से कम चाहिए एक प्लॉट करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बना दिया है। इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहला देखेंगे आप 0 6, तो आप देखोगे यहाँ पर तो 0 0, तो ये x का मान 0 और y का मान है 6, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा 1 और 4, 1 यहाँ पर है, ठीक है, और 4 की बात कर रहा है। 4 कहाँ पर है, इसी के ऊपर 4, 1 2 3 4, ये रहा 4, ठीक है। तो 1 के ऊपर सीधा 4 यहाँ पे आ गया, तो 1 पॉइंट ये मिला, 1 पॉइंट ये मिला। इसके बाद क्या है, 2 और 2, 2 ये रहा, तो 2 2 इस लाइन पे चलेंगे, 2 इधर से चलेंगे, ये मिला ये बिंदु।
तो इस तरह से ये लाइन मिल गई, हम इस लाइन का जो है इक्वेशन डाल सकते हैं। इसी तरह से ये वाली लाइन है आपकी, यहाँ पर 4 और 2 मिला, तो यहाँ पे डाला हमने 4 और 2, तो देखो 4 कहाँ है, 4 ये रहा और 2 ये रहा, तो 4 और 2 की लाइन कहाँ मिली, यहाँ पे मिली, देखो यहाँ पर 4 इस पे और 2 इधर से। इसी तरह से 7 और 4, तो यहाँ पे देखिए 7 ये रहा और इधर 4 रहा, तो 7 ऊपर गए और इधर से 4 इधर आए, तो यहाँ पर 7 और 4 मिल गया। इसी तरह से आप चाहें तो 9 और फिर कहीं 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 और 6, 6 आपका कहाँ पे आ गया, ये रहा, तो 6 और 10 कहीं यहाँ पे आप मिलोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये लाइन जो है सीधी इधर से इस तरह चला जाएगी, इस तरह से, और दोनों काटेगी, तो ये जो खींच ये कट रही है, जो यहाँ पे जहाँ पे कटा हुआ है, आप देख रहे हैं 2 और 3 के बीच में कहीं कट रहा है ये। अगर हम नीचे इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है ये कटा हुआ, और यहाँ पर जो ये कटा हुआ है इधर जा रहा है 1 पर, तो y का मान मुझे 1 मिल रहा है और x का मान जो मुझे मिल रहा है वो 2.5 मिल रहा है। यही इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो आपका इसका अथवा पार्ट में भी दिया गया है, इसको भी आपको आलेख विधि से हल करना है। जैसे मैंने ऊपर बताया, x का मान मैंने यहाँ पर इस समीकरण से y की वैल्यू निकाल ली, y आ गया 6 माइनस एक्स बटे में 3, y बराबर क्या हो जाएगा, y यहीं छोड़ दूंगा तो ये x इसमें से इधर आ जाएगा, यहाँ से x हट जाएगा, और 3y है तो y छोड़ूंगा तो यहाँ पे 3 आकर इसका डिवाइड कर देगा, तो 6 माइनस एक्स अपॉन में 3, इस तरह से ये इक्वेशन बनेगी y की। और ये x का वैल्यू मैं अगर 0 रखूँ तो y की, x की जगह 0 रखो, यहाँ पर x की जगह 0 रखोगे तो अपने पास कितना आएगा, 2 आएगा। और इसी तरह से x का मान 6 रखोगे यहाँ पर तो हमारे पास 0 आएगा। तो 2 वैल्यू हमें कम से कम चाहिए प्लॉट करने के लिए। इस तरह से मैं यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल लूंगा, तो y की वैल्यू जो है हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा। y की वैल्यू निकालिए, जैसे मैंने ऊपर बताया था कैसे हल करके, इस तरह से इस इक्वेशन में y की वैल्यू निकाली है तो ये बना। उसी तरह से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, एक बता दिया, एक में डायरेक्ट लिख दिया, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो एग्जाम में भी। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाला, y इक्वल्स टू 2x माइनस 12 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो अगर मैं x की मान को 0 रखता हूँ तो मुझे y का मान -4 मिलेगा, और x को अगर 6 रखता हूँ तो मुझे y का मान 0 मिलेगा। तो ये मेरे पास इक्वेशंस आ गई, इनको फिर से प्लॉट किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर आराम से देख सकते हो। पहला जो है 0 और 2 है, तो 0 और 2 देख लीजिए, यहाँ पर आपका ये 0 है, इसी पे 2 आपको जाना है, तो 2 कहाँ पे जाना है, ये रहा 2, 0 और 2, ठीक है। इसके बाद देखिए 6 और 0 है, यहाँ चलिए 6 ये रहा और 0 इसी लाइन पे है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे 0 और -4 है, तो 0 तो ये रहा और इसी पे -4 नीचे जाना है, तो ये रहा 0 और 4। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 6 एंड 0 है, तो 6 पहले देखिए इस पे चल के 6 यहीं पर आ रहा है और 0 इसी लाइन पे रहेगा, तो 6 एंड 0 तो यहाँ पर कट के आ गया। तो यहाँ पर जो कटा ये हमारे पास 6,0 जो है इसका इक्वेशन का हल हुआ, ठीक है। जहाँ कटा वही हमारा मान होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है 6 और y की वैल्यू आ रही है 0, तो हमारे पास 6 और 0 जो है इसका सोल्यूशन हुआ। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से हमने इसको किया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध करना है आपको 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस में tan ए होता है। बहुत इजी से क्वेश्चन है। इसके एलएचएस को ले लेते हैं। एलएचएस हमने लिया 1 प्लस में साइन ए और 1 माइनस साइन ए। इसको क्या करेंगे, हर का परिमेकरण यानी रैशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर का। तो इसमें हम 1 माइनस साइन ए से गुणा कर देते हैं। 1 माइनस साइन ए है तो उसके 1 माइनस साइन ए की अपोजिट साइन से 1 प्लस साइन ए से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा डिनोमिनेटर का जो है रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस साइन ए और इंटू में 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, आपको पता होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है, ये है, और बी की जगह ये है, तो ए 1 का स्क्वायर, इस तरह से साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास नीचे वाला हो गया। अब एक चीज हम जानते हैं कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको तो हमने एज इट इज रखा। हमको एक फॉर्मूला याद है अच्छी तरह से कि अगर देखोगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस में यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन मैं अगर मैं यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा को अलग कर दूं तो कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, कोस थीटा लिख सकता हूँ। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा। तो यहाँ पर जो है ये वाली वैल्यू, जो है ये वाली वैल्यू आप देख रहे हैं, जो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस थीटा, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज छोड़ दिया। अब आ जाइए नीचे की तरफ। अब आप इसका भी स्क्वायर देख रहे हो, इसका भी स्क्वायर, तो यानी कि इसका होल स्क्वायर हो गया। इसका ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, नीचे वाले का भी स्क्वायर है, तो इसको मैं होल स्क्वायर कर सकता हूँ। तो इसको मैंने होल स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट लगा दिया। अब मैं इसका जब ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इसका अंडर रूट भी हट जाएगा। तो मैंने स्क्वायर हटाया, देख रहे हो आप नीचे की तरफ अंडर रूट भी हट गया है। तो यहाँ पर स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाया तो ये अंडर रूट हट गया। तो मेरा सोचा 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए, 1 प्लस में साइन ए और अपॉन में कोस ए को मैं अलग अलग कर दूं तो 1 अपॉन में कोस ए लिख सकता हूं और साइन बाई कोस ए लिख सकता हूं। तो 1 अपॉन में कोस ए जो होता है वो सेक ए होता है और साइन बाई कोस होता है वो टेन होता है। आप सभी को पता है। तो यही हमें प्रूव करना था, सेक ए प्लस में टेन ए। यही क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था, सेक ए प्लस में टेन ए। ईजी है बहुत, सिंपली। तो हमारे पास हैंस प्रूव आ गया। अथवा पार्ट जो है इसकी बात करें, इसी का अथवा पार्ट में फिर से आपको प्रूव करना है, कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 अपॉन में कोस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। तो वैसे ही करना है हमको, कुछ नहीं करना है, आपको समझ लेना है बस। हमने लिखा है यहाँ पर जो भी आपकी वैल्यूज है इनको सीधा सीधा कोस ए और 1 प्लस में साइन है, और यही हमने इक्वेशन उतार दी, हमने एलएचएस ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लिया, ये रहा एलसीएम नीचे की तरफ। अब एलसीएम के हिसाब से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे कोस ए इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कोस ए इंटू कोस ए हो जाएगा इधर, 1 प्लस में साइन ए इंटू 1 प्लस में साइन ए हो जाएगा। एलसीएम लेना आपको अच्छी तरह से आता है। अब मुझे पता है कि कोस ए इंटू कोस ए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, और 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख दिया और नीचे वाला एलसीएम एज इट इज
लिखा हुआ है। ऊपर वाले में देखें कोस जो कोस स्क्वायर ए है उसको ऐसे रखा और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को खोल दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के, तो खोल दिया तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये जो है यहाँ पर आप देखोगे तो इसको मैं सेग्रीगेट कर सकता हूँ। यहाँ पे कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए एक जैसे देखने में लग रहे हैं तो इनको मैंने एक जैसे ले लिया एक जगह, क्योंकि ये मेरे काम आ जाएगा, इसको मैं 1 के इक्वल कर सकता हूँ। और साथ ही साथ बचा आपके पास में 1। ठीक है, तो 1 का 1 आपने लिखा यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और प्लस में 2 साइन ए बचा, वो जो 2 साइन ए यहाँ पे आपने लिख दिया। नीचे आपका जो था वैसे का वैसे अभी चल ही रहा है। इसके बाद आपको ये चीज़ पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है, ये फॉर्मूला याद होगा। तो हम यहाँ पे इसकी पूरे ब्रैकेट की जगह 1 रख देंगे, और उसके पहले मेरे पास 1 प्लस में 2 साइन ए था, 1 प्लस में 2 साइन ए एज इट इज रख दिया, नीचे वाला एज इट इज चल रहा है। ऊपर जो है एक से एक जुड़ गया तो 2 हो गया, और यहाँ पर प्लस में 2 साइन ए है तो प्लस में 2 साइन ए। अब दोनों में 2 कॉमन हो रहा है, इसको मैं 2 को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस में साइन ए, और नीचे बचेगा 1 प्लस में साइन ए इंटू कोस ए। तो साइन ए और ये साइन ए कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 अपॉन में कोस ए। 2 अपॉन में कोस ए को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन में कोस ए, और ये 1 अपॉन में कोस ए जो होता है वो सेक ए के बराबर होता है, यानी सेक थीटा के बराबर होता है। तो 2 इंटू सेक ए, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर अस्पताल में विशेष वर्ग के भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शा रहे हैं। यहाँ पे आयु है वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, इस तरह से 65 तक, और रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23, 24, 14 और 5 है। ठीक है, इसका हमें बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है, तो दोनों निकाल लेते हैं। सबसे पहले माध्य निकाल लेंगे, इजी रहेगा। माध्य निकालना बता चुका हूँ, सिंपलेस्ट मेथड से, इसमें कुछ भी आपको दिया नहीं है कि कौन से मेथड से आपको मोड और कौन से मेथड से मीन निकालना है, तो कोई इशू नहीं है, हम किसी मेथड से निकाल सकते हैं। एज आपको दे रखा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, तो एज और फ्रीक्वेंसी टेबल से लिख ली हमने। अब आपको सीधा सीधा मैंने बताया है कि क्लास मार्क निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इनको प्लस करके 2 से डिवाइड किया, फिर अगले वाले को इसको प्लस करके 2 से डिवाइड किया, फिर उससे अगले वाले को, फिर उससे अगले वाले को, इस तरह से इनको हमने डिवाइड करते हुए इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये क्लास मार्क आ गया। अब हमारे को पता है कि ये हमारा एक्स आई निकल गया, ये एफ आई है, तो एफ आई इंटू एक्स आई कर लेते हैं, तो 6 गुणा में 10 60 हो गया, इस तरह से 11 गुणा में 20 220 हो गया, इस तरह से सबको गुणा करते हुए चले गए। और हमारे पास जो है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकाल देंगे तो ये 2830 निकलेगा, और यहाँ पे समीशन ऑफ एफ आई करेंगे तो ये 80 आ गया। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, यही मीन होता है, तो मीन बराबर होता है एक्स बार एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई, और यहाँ पे 2830 बटे में 80, इसको हमने डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 35.375, यही हमारा मीन होगा। इसके बाद में हम इसका मोड निकाल देंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दोनों चीज पूछी गई है, मीन भी पूछा गया और मोड भी पूछा गया है। तो यहाँ पे मोड देखिए, मोड भी बहुत इजी है। मोड निकालने के लिए हमारे को मोड का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, तो मोड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि एल प्लस में एफ वन माइनस में एफ जीरो अपॉन में 2f1 माइनस एफ जीरो, या एफ नोट भी बोलते हैं, एफ नोट माइनस एफ टू इंटू में एच। ठीक है, सबसे पहले टेबल जो हमारे को फ्रीक्वेंसी दी गई थी वही लिखा हमने, और उसकी बारंबारता लिख दी। अब हमें को पता है सबसे ज़्यादा जो बारंबारता होती है, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है वो हमारा F1 होता है, उसके ऊपर वाला F0 होता है, और उसके नीचे वाला F2 होता है, और ये हमारी जो है उसकी क्लास होती है। ठीक है, और इसके बीच का ही जो है हमारे को पता चल गया। अब सब कुछ ले लेते हैं हमें। मॉडल क्लास हमारे को मिल गई 35 से 45, क्योंकि ये रहा मॉडल क्लास, क्योंकि F1 वाले जो मॉडल क्लास लेते हैं तो ये हमारे पास मॉडल क्लास मिल गई। ठीक है, तो ये मिल गया मॉडल क्लास। ठीक है, इसके बाद में L क्या होती है, लोअर लिमिट होती है, तो इसकी लोअर लिमिट मॉडल क्लास की लोअर लिमिट की है 35 है, तो 35 हमने लोअर लिमिट लिख ली। निम्नतम सीमा हाइट जो है क्लास इंटरवल की, तो वो कितनी हो जाएगी, तो आप किसी से भी किसी को घटा सकते हैं, चाहे तो ऊपर वाले को घटा लें, इसको घटा लें, उसको घटा लें, कहीं भी देखोगे तो 10 की हाइट मिल रही है, सब में 10 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि 15 में से 5 क्यों किया, 10 सब जगह दिख रहा है, आप घटाओ ना घटाओ सीधा लिख सकते हैं h=10। ठीक है, क्योंकि सभी में 10 का अंतर है। F1 आपके सामने है, F1 23 है, F2 जो है वो 14 है, F0 21 है, तो आपने F1 F0 और F2 के मान लिख दिए टेबल से। अब इन सभी वैल्यूज़ को आपको सारे वैल्यूज़ मिल गई हैं, L का, H का, F1 और F0 और F2 का, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है इसमें हम पुट करेंगे। नीचे की तरफ आ जाते हैं, मोड का फॉर्मूला ये रहा, सारी वैल्यूज़ मेरे पास थी, मैंने सारे वैल्यूज़ को डाला इसमें, और इनको डालने के बाद जो है इसको सॉल्व करूँगा तो 36.8 यानी 36.8 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से आप इसका मोड निकाल सकते हैं। इसका अथवा वाला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। तो इसके अथवा पार्ट में क्या है, मासिक खपत जो है इकाई में दे रखी है, और उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है। इसका माध्यक और बहुलक जो है हमें निकालना है। ठीक है, माध्यक और बहुलक यानी कि मीडियन और मोड निकालना है। अब मीन की बात नहीं हो रही है, अब मोड और मीडियन की बात हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है मोड फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद में मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो मोड देखते हैं कैसे निकालते हैं। अभी अभी हम आपको बता चुके हैं मोड निकालना। तो मोड का फॉर्मूला ये होता है, आपको सभी को पता है, इसको अच्छे तरीके से याद रखोगे। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और ये हमारे पास मंथली कंजम्पशन दे रखा है। बस हमको पता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो F1 होती है उसके ऊपर वाली F0 होती है, उसके नीचे वाली F2 होती है। ये चीज़ हमें पता चल गई, तो 3 वैल्यू यहाँ से मिल गई, और मॉडल क्लास भी हमें मिल गया। ठीक है, तो ये 125, इसकी न्यूनतम सीमा भी मिल गई 125, तो यहाँ पर जो है मॉडल क्लास मिल गया 125 से 145। इसके बाद में L जो है लोअर लिमिट कितनी मिल रही है, तो लोअर लिमिट इसकी 125 है, तो 125, और क्लास की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पे सब में आप अंतर देखोगे, सब में 20 का अंतर है, तो 20 जो हो गई हाइट हो गई, H हो गया, F1 हमारे को पता ही है 20 है, तो हमने 20 लिख दिया, F2 हमें पता, F0 हमें पता है 13 है, और F2 हमें 14 पता है, तो 14 लिख दिया। सारे वैल्यूज़ को फॉर्मूला में रखेंगे, फॉर्मूला हमारे पास मोड की हमारे पास है ही, इस मोड के फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ को रखेंगे, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 135.77 जो इसका आंसर हो जाएगा। यही सॉल्यूशन है, ईजी।
इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का पार्ट जो बचा हुआ है, इसमें फाइंडिंग करना है हमें मोड, यहाँ पे फाइंड करना है मीडियन। ठीक है, मीडियन का सबसे पहले फॉर्मूला याद रखें, टेबल तो मैं बता ही दूंगा आपको, ये क्लास तो दे रखी है कि 65 से 85 है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है आपको। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि हमें n/2 निकालना होता है। n/2 क्या होता है, तो जो हमारा f1 होता है ना, इसका हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो f1 हमारा जो फ्रीक्वेंसी है उसको जोड़ा और इसको 2 से डिवाइड किया, तो फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 34 आ गया। 34 कहाँ पर लाई करेगा इस टेबल में हम देखेंगे, इसका CF कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता जो निकालेंगे, तो संचयी बारंबारता हम निकाल लेते हैं इसका, तो यहाँ पे 4 का 4 आ गया, 4 में 5 जोड़ा 9 हो गया, और 9 में फिर 13 जोड़ा 22 हो गया। इसी तरह से 22 में 20 जोड़ा तो 42 हो गया, 42 में 14 जोड़ा 56 हो गया, 56 में 8 जोड़ा 64, और 64 में 4 जोड़ा तो 68। इस तरह से टेबल बन गई। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए कि यह 34 कहाँ बिलोंग करता है, तो हमें देखना है इसमें 34 जो है आप देखोगे इस 42 के आसपास आता है। ठीक है, 34 जो है 42 के आसपास ज्यादा आता है। ठीक है ना, बाकी और कहीं नहीं आएगा। तो हमारे पास जो क्लास बन गई वो हमारे पास जो है एक क्लास ये मिल गई। ठीक है, इस क्लास में अब हमें करना क्या है, फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इस क्लास में हमारे को दिख रही है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मिल गई हमारे को 20। ठीक है, अच्छा, इन दोनों के बीच का अंतर हाइट जो हमारे पास 20 मिल गई, उसके अलावा इसकी लोअर लिमिट L मिल गई, तो हमारे पास फॉर्मूले में L है, हमने L फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद 34 n/2 था, n/2 हमने 34 किस फ्रीक्वेंसी में, संचयी बारंबारता में, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी CF में आता है, तो वो 42 के आसपास में आता है। ठीक है, 22 के आसपास में बहुत दूर चला जाएगा, 22 और 34 में बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन 42 और 34 में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो 42 के आसपास माने जाएंगे, इसी का मतलब इसी रो में आएगा। तो ये रो हो गया हमारे पास सब कुछ देने वाला। तो यहाँ पर H जो है हाइट क्या होगी, तो इन सभी के बीच में जो है आपको 20 का अंतर मिल रहा है, तो 20 तो इसकी हाइट हो गई। ठीक है, और CF जो है अभी मैंने बताया कि CF कितना हो गया, तो CF देखो, जो हमारी जो हमने फ्रीक्वेंसी हमने सेलेक्ट करी थी, ये n/2 कहाँ पे लाई कर रहा है, 42 के आसपास, तो इसके ऊपर वाला जो संख्या होती है उसी को हम CF बोलते हैं। ऊपर वाला जो होता है ये CF होता है, तो 22 जो है ये CF है, तो 22 हमने CF ले लिया। ठीक है, जो हमने ये टेबल सेलेक्ट करी है, इस टेबल के जस्ट ऊपर वाली वैल्यू CF होती है, तो ऊपर वाली CF जो है यही होगी हमारी। फिर कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, 22 लेंगे। ठीक है, इसके जस्ट जिसमें वो लाई कर रहा है 34, जिस पे लाई कर रहा है उसके जस्ट ऊपर वाला 34 जो है 42 के आसपास में आ रहा है, तो हमारा 22 ऊपर वाला हो जाएगा। तो ये हमारे पास CF आ गया। फ्रीक्वेंसी हमारे को पता है, फ्रीक्वेंसी हमने 20 बता दी है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, इसी टेबल की फ्रीक्वेंसी लेंगे तो 20 आ गई फ्रीक्वेंसी। इसके बाद में सारी की सारी वैल्यूज जो जो हमने अभी अभी देखी यहाँ पे वैल्यूज, उनको हम रखेंगे फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला जो है आपका मीडियन का L n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। यहाँ पे n/2 हमने निकाल लिया था 34, CF अभी 22 बताया मैंने, F हमने 20 निकाला, H हमारा 20 आया था, L हमारी लोअर लिमिट